हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, जो आज का टॉपिक है ना, उसको दो पैरामीटर्स में देखा जा सकता है सर। पहला पैरामीटर होता है कि हाँ सर, एग्जाम में ये कितने मार्क्स का आने वाला है। तो अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो वो 4 से 6 नंबर के आसपास आपको ये टॉपिक आपके पेपर में तंग करेगा। और इसका एक क्वेश्चन आता है यूजुअली, और या फिर एक एमसीक्यू वगैरह के साथ आपको ये पूछ लिया जाएगा। इतने में तो आपका पेपर से सर जाएगा। अब सर क्या ये अगर इतना है तो इसने टॉपिक के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, क्या उसको पढ़ना थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस? बोल सकते हैं। वैसे ज्यादा, इतना ज्यादा भी नहीं है, इससे बड़े बड़े टॉपिक्स आप पढ़ते हो, लेकिन ये एक अपने आप में एक पर्टिकुलर ऑडिट का एरिया है। लेकिन जो दूसरा वाला इसका पर्सपेक्टिव है ना, जो मेरे को बहुत पसंद है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इसको फाइनल लेवल प्लस प्रैक्टिकल लाइफ में होने आने वाला टाइम, जब सीए बनने के बाद का देखने वाले, उस टाइम पे ये टॉपिक अगर आपने अभी नहीं करा या इसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो ये क्या करने वाला है, ये आपका एक पूरा का पूरा जॉब एरिया जो है उसको आपके लिए एक कर देगा कि आप इसमें कभी नहीं जाने वाले, क्योंकि आपने कभी इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं थी। पर मार्केट में उस एरिया की एक तो बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। इंटरनल ऑडिट की एक मार्केट के अंदर एक सेपरेट मार्केट है और एक बहुत अच्छी डिमांड है। एवरी कंपनी, बड़ी से बड़ी को क्या चाहिए? एक अच्छा इंटरनल ऑडिटर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं जब कल मेरा एक्सटर्नल ऑडिट आएगा, तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर जिस तरीके से चेक करता है, जो उसने अपने एनालिसिस करने हैं, जिस तरीके से वो क्या करेगा, रैप लगाएगा, वो सारे इंटरनल ऑडिटर को भी पता है। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा इंटरनल ऑडिटर पहले ही मुझे मेरी कंपनी के बारे में एक प्रॉपर व्यू दे दे, एक ट्रू एंड फेयर बन रहा है सब कुछ है, नहीं हो रहा है, वो रैप फैप लगा के बता दे कौन कौन से एरियाज में डेफिशिएंसीज है, कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अगर वो सारा कुछ करके मुझे इंटरनल ऑडिटर दे दे, तो कहीं ना कहीं मैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर का वो जो मॉडिफाइड वाला एडवर्स रिमार्क वाले जो ओपिनियंस है, उससे मेरी कंपनी क्या कर सकती है, बच सकती है। और कहीं ना कहीं मेरी कंपनी की इमेज एक मार्केट में गुडविल बनी रहेगी हमेशा, क्योंकि अच्छा एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट का मतलब होता है द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल। तो अब अगर आप इसको सोचो तो कहीं ना कहीं हर कंपनी को, और इवन आप भी कंपनी खोलना चाहो कल, सोचो तो आपको भी एक अच्छा इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन एक अच्छा इंटरनल ऑडिटर होगा कौन, और उस इंटरनल ऑडिटर वो क्या करे ऐसा जिससे एक्सटर्नल ऑडिटर को भी लगता है कि अगर यार इंटरनल ऑडिटर अच्छा हुआ ना तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा। क्यों? अगर इंटरनल ऑडिटर ने कुछ ऐसे एरियाज चेक कर लिए जो मुझे भी करने थे, तो कहीं ना कहीं वो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क को बचाने के लिए क्या मैं उसका काम यूज कर सकता हूं? ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, और इसका आंसर हमें देता है हमारा एक प्यारा सा स्टैंडर्ड जिसका नाम है 610, जो वन डिनोट करता है इंटरनल के बारे में। तो 610 को यूजुअली आई से इंटरनल याद रखा जाता है। ओ जो हमने पढ़ा था पहले, तो वो कहीं ना कहीं अदर अनदर ऑडिटर के लिए था, और 620 आपके सिलेबस में नहीं है, बट दैट इज यूज फॉर एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। सर हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट पढ़ा था किसी स्टैंडर्ड में? यस सर, 500 के अंदर पढ़ा था। बिल्कुल। तो 500 के बीच में हमने क्या पढ़ा था, एक वो कौन से किसके बारे में बात करी थी हमने? सर हमने बात करी थी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। और 620 में किसकी बात करते हैं? ऑडिटर एक्सपर्ट की, विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए सर। तो सर अब आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि इस टॉपिक को मन से करना। मन से करने का मतलब ये कि कल तुम्हारे लिए इतनी बड़ी फील्ड ओपन रहेगी, और अगर तुम्हारे को तो कहीं ना कहीं अगर आप इस एरिया को एक बार अच्छे से कर लोगे, तो कहीं ना कहीं कल ये पक्का आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मेरी बात याद रखेंगे। चलिए सर, तो सर क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम करने वाले हैं इंटरनल ऑडिट के बारे में सारा कुछ कवर। और जब इंटरनल ऑडिट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो स्पेशली इंटरनल ऑडिटर जिस चीज के लिए हायर किया जाता है, जिस चीज को चेक करने के लिए जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बोल सकते हैं मैनेजमेंट की एंटिटी की, जिसके लिए वो इंटरनल ऑडिटर को लेके आती है, वो है उसके लगाए हुए इंटरनल कंट्रोल्स। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं बात करी थी, आप लोगों को याद होगा कि एक्सटर्नल ऑडिटर क्या बोलता है स्टैट्यूटरी कि भाई देखो, मेरा ऐसा है कि मैं इंटरनल ऑडिट के ऊपर, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर कोई अलग से रिपोर्ट नहीं देने वाला हूं, तो मैं इंटरनल ऑडिटर्स को एज अ प्रायोरिटी चेक नहीं करता हूं। रस्ते से मेरे ऑडिट के अंदर कुछ भी ऐसा आता है जहां पे इंटरनल कंट्रोल की बात आती है, वो एरिया मैं देख लेता हूं। मतलब कहीं ना कहीं मैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिलेटेड टू ऑडिट वाले एरियाज को ही देखता हूं। अदर देन दैट मैं किसी एरिया को नहीं देखता हूं कि आपके ऑपरेशन के इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं या नहीं है। वो सारा मेरा काम नहीं है, वो सब काम आप अपने ध्यान रखना, अपने इंटरनल ऑडिटर से करा लेना। तो कहीं ना कहीं पहले तो मैनेजमेंट को यह जानना कि जो उसने इंटरनल कंट्रोल्स, जिसको उन्होंने डिजाइन किया, जिसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया, जिसको उन्होंने मेंटेन किया, क्या हमने ये वर्ड पढ़ा है डिम वाला? बिल्कुल सर हमने पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो हमने डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन किया है, क्या मेरे वो इंटरनल कंट्रोल्स वैसे ही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उसके लिए सबसे पहले आगे कौन बताता है उनको? इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट बताएगी। और उसके बाद जो वो सारे प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, और कहीं ना कहीं वो सारे एरियाज भी परफॉर्म करेगा जो मैनेजमेंट को चाहिए कि कल जो एक्सटर्नल ऑडिटर करने वाला है ना भाई, वो भी तू कर लेना, और हमें बता देना किस किस एरिया
में हमें इंप्रूवमेंट करनी है, क्या क्या गलत लग रहा है, क्या क्या हमें ठीक कर लेना चाहिए, कहीं पे भी तेरे को फ्रॉड एरर्स कुछ लगे, सिग्निफिकेंट रिस्क वगैरह लगे, सब कुछ इकट्ठा करके ले आ जितना तू ला सकता है, ताकि एक्सटर्नल ऑडिटर जब कल आए तो हमें पहले से पता हो कि हमें क्या क्या किस तरीके से ठीक करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको प्रेजेंट करनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर। तो अब जो जो इंटरनल ऑडिटर करता है पहले उसको पढ़ते हैं, और फिर एक्सटर्नल ऑडिटर क्या उसका काम यूज कर सकता है, किस किस कंडीशन में यूज कर सकता है, कब नहीं कर सकता, कब कर पाएगा, ये सारा हमारे को कौन गाइड करेगा? 610 गाइड कर देगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो जी मजा करते हैं। बहुत मजेदार स्टैंडर्ड है, मजा आ जाएगा पढ़ के। आ जाओ। तो सर कहां से पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले एक वर्ड याद रखेंगे, जब इंटरनल कंट्रोल्स की बारी आती है ना, उससे भी ऊपर एक बंदा बैठा है जिसे बोलते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन। कंपनी में एक ऐसा फंक्शन है जो पूरा का पूरा इंटरनल ऑडिट के लिए बना है। उसका एक पार्ट होता है कौन सा सर? हमारा इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल किसका पार्ट है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन का पार्ट है, जिसके अंदर आपको दिखेगा कंट्रोल इन्वायरमेंट हमने पढ़ा था, उसका कंट्रोल एक्टिविटीज हमने पढ़ा था। तो ये सारे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के एरियाज होते हैं, जो इंटरनल कंट्रोल्स के लिए हम क्या बनाते हैं? एक अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाते हैं, उसके अंदर हम कंट्रोल एक्टिविटीज बनाते हैं, ताकि हमारे के क्या रहे? अच्छे, हमारे इंटरनल कंट्रोल्स बढ़िया रहे। तो जब इंटरनल ऑडिटर आता है तो वो सारा का सारा कंट्रोल इन्वायरमेंट सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या वो कंट्रोल एक्टिविटीज बढ़िया काम कर रहे हैं, नहीं कर रही, वो सारे एरियाज को चेक करके मैनेजमेंट को बताता है तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल्स एक्चुअली में ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं है। और ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवली कहीं ना कहीं वर्ड हमने लॉ से लिया हुआ है, जो हमारे को कहीं ना कहीं 143(3)(i) सेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं हमें बताता है कि आपको ऑपरेटिंग इफेक्टिवली के लिए क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑपरेट करें इफेक्टिवली। नो स्पेसिफिकली फॉर द फाइनेंशियल कंट्रोल्स, बाकी कंट्रोल्स के बारे में भी कौन बताता है हमारे को? इंटरनल ऑडिटर बताएगा। सर ये सारी बातें क्या आप वापस बताने वाले हो? मैं बताने वाला हूं, आ जाओ मेरे साथ, चलो करते हैं। चलो सर। सर आप शुरू करो, हम आपके साथ साथ हैं, हम जैसे जैसे आप बताओगे हम अपने दिमाग में उसको बिठाते जाएंगे। क्या पक्का? पक्का सर, चलो। तो सर उसके पहले हमें सबसे पहले क्या जानना होता है? पहले हमें जानना है ये प्यारा सा वर्ड जिसका नाम होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये एक इतना बड़ा फंक्शन है, समझ लो ये टॉप पे बैठा है, तो मतलब एक ऐसा फंक्शन जो क्या करता है सर? परफॉर्म करता है। ऐसा फंक्शन जो क्या करता है सर? परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है सर? जो लिखा हुआ है बस उतना याद रखेंगे, ज्यादा नहीं जाना डीप, मैंने सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए लिख रखी हैं अलग से। तो सर एक ऐसा इंटरनल जो हमारा इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, वो एक ऐसा फंक्शन है जो परफॉर्म करता है क्या? अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज। तो क्या अश्योरेंस हमारे को पूरे ऑडिट में चाहिए? बिल्कुल। तो क्या इंटरनल ऑडिटर से भी हमें अश्योरेंस चाहिए होती है? बिल्कुल यार, वो अश्योरेंस करेगा। अगर उसे अश्योरेंस करनी पड़ेगी तो उसे अश्योरेंस देने के लिए क्या करना पड़ता है सर? अगर हमें रीजनेबल अश्योरेंस पे पहुंचना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इवेल्युएट करना पड़ता है कि एक्चुअली में स्टेटमेंट है भी है या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर आप देखोगे अश्योरेंस, अश्योरेंस के बाद क्या आया हमारा? इवेल्युएट आया। क्या सर अश्योरेंस को कोई पेन को चेंज कर लेते हैं, ये एश्योरेंस का क्या है सर? एश्योरेंस करता है मतलब उसमें इवेल्युएट करता है, और कंसल्टिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है, मतलब कंसल्टिंग करता है जहां जहां पे भी उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो दो वर्ड्स हमने, दो से हमने दो वर्ड्स और सीखे। तो पहला इंटरनल ऑडिटर फंक्शन का क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो परफॉर्म करता है क्या? एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है सर। कौन सी एक्टिविटीज? एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज करता है। एश्योरेंस क्या करने के लिए? इवेल्युएट करने के लिए। कंसल्टिंग क्या करने के लिए? इंप्रूव करने के लिए। क्या? कि इफेक्टिवनेस, क्या? इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज। अब क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ छोटी सी, जो मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं आप ऐसे नहीं कर सकते हो। यूजुअली बच्चे इसको याद रखते हैं जीआरसी की फॉर्म में। जो मैंने नोटिस करा, इसको आप लोग जीआरसी करके याद करते हो कि बाद में याद भी आ जाए और भूले ना, क्योंकि इसके अंदर लिखा भी ऐसे ही है, एंटिटीज का गवर्नेंस, एंटिटीज का रिस्क मैनेजमेंट एंड एंटिटीज का इंटरनल कंट्रोल। तो यूजुअली हम जीआरसी को याद रखते हैं गवर्नेंस, रिस्क से और कंट्रोल से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जब इसको इस तरीके से याद रखते हो ना, तो इसके याद होने के चांसेस कम हो जाते हैं, रेदर देन अगर मैं इसको सीआरजी से याद रखूं। सर ऐसा क्यों सर? जीआरसी बोलने में तो ज्यादा मजा लग रहा है, बात तो आपकी सही है, बोलने में तो ज्यादा मजा लग रहा है, लेकिन अगर आप मेरे जैसा सोचो, सर आपके जैसा सोचें, हाँ बिल्कुल, तो मैं सीआरजी क्यों बोलना चाहता हूं? देखो, आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए कि हमारा जो इंटरनल फंक्शन होगा ना, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल के लिए बना होगा। आपको पहले गवर्नेंस याद नहीं आ सकती, पहला पॉइंट मेरा। दूसरा, जब आपका कंट्रोल की मैं बात करूंगा, अगर अगर वो एश्योरेंस करके इवेल्युएट करेगा मेरे कंट्रोल, और उस पर कंसल्टेंसी करके उसे इंप्रूव कर देगा, अगर मेरे कंट्रोल अच्छे तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट बेटर, अगर मेरे कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो मेरा रिस्क मैनेज हो रहा होगा, अगर मेरी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी की गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स जो भी से चाहिए वो भी बेटर अचीव होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली में फ्लो कैसा जाना चाहिए कि अगर आपके कंट्रोल अच्छे होंगे तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होगी, तो गवर्नेंस अपने आप आपकी अच्छी हो जाएगी। गवर्नेंस का मतलब है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो आपने इंटरनल कंट्रोल्स के लिए बनाया कि मुझे इतने अच्छे बनाने क्यों है, उसके अंदर आपने रिस्क मैनेज करने की बात सोची और आपने सोचा उसके लिए मैं एक अच्छे कंट्रोल लगा लूं। इसको ऊपर से नीचे की जगह नीचे से ऊपर की तरफ अगर याद
रखें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसको आपको समझना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो मैं आपको उसी तरीके से सिखाऊँगा, आपको जैसे याद रखना हो वैसे रख सकते हो। जीआरसी इज़ आल्सो इक्विवेलेंट गोल्ड, ठीक है? ठीक है सर। चलो, तो क्या ब पढ़ा सर हमने डेफिनिशन में? सर डेफिनिशन बिल्कुल सिंपल थी, परफॉर्म करता है एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज़। परफॉर्मेंस की एश्योरेंस किस लिए? इवैल्यूएट करने के लिए, कंसल्टिंग किस लिए? इंप्रूव करने के लिए। किसको? इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स मतलब इंटरनल कंट्रोल के प्रोसेसेस को, आर मतलब रिस्क मैनेजमेंट को, और जी मतलब ओवरऑल गवर्नेंस को। क्या क्लियर है? क्लियर है सर। चलो जी, आ जाओ। अब इसके लिए हमें पढ़ना क्या पड़ेगा? सबसे पहले पढ़ेंगे कंट्रोल के बारे में। तो वो कहता है कि कौन सी एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल की सर आप बात कर रहे हो। तो पहले कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, जो वो कंसल्टिंग करके इंप्रूव कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है कंट्रोल से रिलेटेड, तो उसमें वो क्या क्या करता है। ठीक है सर, कर लेते हैं। तो अगर मैं एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल की बात करूं, तो देखो बहुत सिंपल है। क्या अब उसे अगर इवैल्यूएट करने इंटरनल कंट्रोल्स, तो इवैल्यूएट करने के लिए उसे क्या करना है? देखना है क्या डिजाइन, क्या इंप्लीमेंटेशन, क्या मेंटेनेंस किसकी, इंटरनल कंट्रोल्स की अच्छी है या नहीं है। इसके लिए मैंने 315 में तुम्हें क्या बताया था? वो क्या लगा के देखता है सर? रैप लगा के देखता है। क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर या प्रोसेस? सर प्रोसेस। इंटरनल कंट्रोल्स के लिए क्या यूज होता है? प्रोसेस यूज होता है, बिल्कुल। तो ये यहाँ पे रेलिवेंट है, मतलब लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। पता है मैं? यस सर। तो मुझे अगर मुझे इवैल्यूएट करनी है इंटरनल कंट्रोल्स की, तो मुझे ये इवैल्यूएट करना है क्या कंट्रोल सही डिजाइन, सही इंप्लीमेंट, सही मेंटेन है या नहीं है। बस इतना सा काम करना है, कर लेता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, तो जो मेरा इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ओवरऑल, वो मुझे कहीं ना कहीं एश्योरेंस देता है किसके ऊपर? मेरे इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर। ये लाइन भी क्लियर है? बिल्कुल। ये लाइन आपके बुक में लिखी है? हाँ लिखिए, आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिखोगे पॉइंट एक नंबर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या करता है सर? एश्योरेंस प्रोवाइड करता है किसके ऊपर? इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर। तो पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया सर। पहला पॉइंट यही हो गया, बिल्कुल सर। ये वाला पहला पॉइंट आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है सर। उसके बाद अब आता है सर कहानी दूसरी। क्या कि इंटरनल कंट्रोल्स की अगर मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात करूंगा, एक्सटर्नल ऑडिटर जब मेरे पास आता है, उसका काम तो होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखना, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स को देखना। पर क्या इंटरनल ऑडिटर सिर्फ इसी के लिए आता होगा, फाइनेंशियल फाइनेंशियल को चेक करने? नहीं सर, इंटरनल ऑडिटर तो सारी की सारी एंटिटी, पूरी एंटिटी के लिए रखा जाता है, चाहे एंटिटी में कुछ भी हो रहा हो। है ऐसा? बिल्कुल है। आप लोगों को पता है? बिल्कुल पता है। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि फाइनेंशियल भी देखता होगा और साथ में ऑपरेशनल भी देखता होगा। ऑपरेशनल हमारे कंट्रोल्स अच्छे चल रहे हैं नहीं चल रहे, तभी तो पता चलेगा ऑपरेशन अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस और नो? यस सर। तो दूसरा पॉइंट क्या है सर? सेकंड पॉइंट है नॉट ओनली फाइनेंशियल बट ऑपरेशनल आल्सो, मतलब ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन को भी वो क्या करता है? कहीं ना कहीं चेक करता है, और उन कंट्रोल्स को भी चेक करता है। अब इसमें एक बच्चे गलती क्या करके आते हैं, मैंने बहुत बार जब ये क्वेश्चन आया, मैंने बच्चों को देखा है सिर्फ इतना लिखना कि ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल चेक कर लेता है। नहीं, ये इतना नहीं है। ये बोला जाता है याद करने के लिए, लेकिन इसके अंदर एक कैच है छोटी-सी, जो आपको नहीं भूलनी है, इसलिए मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या नहीं भूलना है। सर ये नहीं भूलना है कि इसके अंदर वो सिर्फ ये नहीं देखता कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल अच्छा है नहीं है। वो क्या देखता है? वो देखता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो पेपर में आपको डेफिनिटली ढूँढ रहा होगा। कौन? आपका चेकर। क्या? कि वो रिव्यू करता है किसको? उसके मीन्स को। आप एक्चुअली में चेक करते हो कि जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन है, इसके जो मीन्स है, मीन्स का मतलब क्या है सर? आईआरएमसी, मतलब आप उसको क्या करते हो? यहां से मैं आपको पढ़ाता हूं क्लियरली। आप उसको आइडेंटिफाई, क्या आप उसको आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, मेजर, क्लासिफाई एंड रिपोर्ट। तो आप एक्चुअली में रिव्यू करते हो कि जो मीन्स है किसके? फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन के जो मीन्स है, उसे आइडेंटिफाई कैसे किया, उसको रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हो, उसको मेजर कैसे कर रहे हो, उसको क्लासिफाई कैसे कर रहे हो, उसको रिपोर्ट कैसे कर रहे हो, किसको? फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को। ये सारा कुछ देखने का काम करता है कौन? इंटरनल ऑडिटर, अपने इंटरनल ऑडिट फंक्शन के अंदर। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के अंदर जब वो इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट कर रहा होता है, तो पहले तो आईएएफ उसको एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि वो सही डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन है या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वो फाइनेंशियल के साथ साथ अदर इंफॉर्मेशन को भी देखेगा, लेकिन उसमें क्या देखेगा? उसके मीन्स को देखेगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो। आपको दो तीन भी याद रह सकता है, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, रिपोर्ट, इतना भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, मेजर, क्लासिफाई, आपको ये वर्ड्स लिख के आने हैं ताकि आपको नंबर मिल जाए। और साथ में एंड टू मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी, और साथ में वो इंक्वायरी भी करेगा जहां जहां पे भी उसको लग रहा होगा सर ये यहाँ से है, यहीं से आपको पढ़ना है सब कुछ। एंड मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी किससे रिलेटेड? किसी भी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड, डिस्क्लोजर से रिलेटेड। अगर उसको करनी है तो वो स्पेसिफिक इंक्वायरी भी कर सकता है, जहां जहां पे भी उसको कंट्रोल के बारे में कुछ भी इंक्वायरी करनी है, वो मैनेजमेंट से कर पाएगा। तो ये राइट किसके पास होता है? इंटरनल ऑडिटर के पास भी होता है, और किसके पास होता है? एक्सटर्नल ऑडिटर के पास भी होता है। किसका? इंक्वायरी का। ठीक है, दोनों के अंदर फर्क कोई नहीं, दोनों स्टैंडर्ड्स लगाते हैं। यस और नो? यस सर। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट हो गया, बिल्कुल। उसके बाद आता है सर जो आपने ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, आप मेरे को एक छोटी सी बात बता दो, जो आप ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल्स वगैरह चेक करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, मेजर करोगे, क्लासिफाई करोगे, रिपोर्ट करोगे, वो कैसे करोगे? अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे करते हो? रिव्यू करते हो। किसको? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को रिव्यू करोगे तभी तो ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। यस और नो? तो इसका मतलब वो भी ट्रिपल ई से पास होनी चाहिए, मतलब वो इफेक्टिव होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए। अगर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इफेक्टिवली काम कर रही हैं,
इफेक्टिवनेस से काम कर रही हैं, एफिशिएंटली काम कर रही हैं और इकोनॉमिकली बढ़िया चल रही हैं, तो इसका मतलब है डेफिनेटली आपके कंट्रोल सही काम कर रहे होंगे, तभी तो ई मैच हो रहा है। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस चेक करते हो, परफॉर्मेंस के अंदर आता है ट्रिपल ई। सर ये कौन से में आता था? ये पीएससी ऑडिट का पार्ट बनता था, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद होगा तो। नहीं सर हमें नहीं याद, बहुत अच्छी बात है। एंड साथ में आप रिव्यू क्या करते हो? और इंटरनल ऑडिटर को क्या बोला जाता होगा भाई? उसे बोला जाता होगा भाई देख ऐसा है, एक्सटर्नल ऑडिटर का ख्याल तो तू रखना ही रखना, साथ में ये भी देख लेना हम किसी भी कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी लॉ रेगुलेशन या किसी भी कंप्लायंस का नॉन कंप्लायंस ना कर रहे हो, मतलब हमसे कुछ भी ऐसा मिस ना हो जाए कि हम किसी और एक्ट के अंदर आ जाए, एक्सटर्नल ऑडिटर को बचने के लिए हम कोई और गलती कर बैठे। तो सारे के सारे लॉ रेगुलेशन में हम सही फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब तू सिर्फ और सिर्फ ऑडिट मत लगाना, तू लॉ भी लगा के देख लेना कहीं कंपनी एक्ट वगैरह के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, तो वो भी हमें बता देना। तो कहीं ना कहीं लॉज रेगुलेशन के अंदर मैनेजमेंट की पॉलिसीज एंड अदर इंटरनल रिक्वायरमेंट्स याद करना, वो ऐसे 501 में याद है वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह वाला, तो भाई तू ये भी देख लेना कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह बनी है रिकॉर्ड कंट्रोल करने की, इन्वेंट्री सब्सिक्वेंट इवेंट को ड्राफ्ट करने की, आइडेंटिफाई करने की, ये सब कुछ भी सही है ना, हमने कुछ मिस तो नहीं करा? क्योंकि जब कौन आएगा, जब एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा ना, तो वो क्या करेगा? वो रिपोर्ट करेगा, और वो रिपोर्ट जब वो आएगा तो वो हमसे सवाल करेगा कि बताओ तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हो सब्सिक्वेंट इवेंट, तो भाई तो वो सब कुछ भी देख लेना हम सही तरीके से करते हैं नहीं करते। तो मतलब उसने बोला अदर सारी की सारी इंटरनल रिक्वायरमेंट जो भी हैं वो सब भी को क्या करनी पड़ती है, किसको चेक करनी पड़ती है? इंटरनल ऑडिटर को, उसके ऊपर कंट्रोल सही है या नहीं है। तो सर यहाँ पे हमारा खत्म होता है कौन सा? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल्स। तो उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है इंटरनल कंट्रोल के अंदर? सर पहला कि ये देखते हैं कि सही डिजाइन इंप्लीमेंट मेंटेन है या नहीं है, और उसके बेसिस पे आईएएफ क्या करता है? हमें एश्योरेंस प्रोवाइड कर देता है। दूसरा फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन के मीन्स चेक करके आते हैं। तीसरा ऑपरेटिंग की वजह से हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को रिव्यू करना पड़ता है, ट्रिपली उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया है या नहीं है। और लास्ट में सारे के सारे लॉ रेगुलेशंस का भी हमें कंप्लायंस चेक करना पड़ता है। क्या मेरी बात इतनी डन है? सर डन है। तो ये चारों पॉइंट आपके ये और ये खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं सर, जब हमने इंटरनल किसकी बात कर ली? जब हमने बात कर ली इंटरनल कंट्रोल्स की, अगर ये बेटर होंगे तो सी बेटर होगा, तो आर बेटर होगा। आर का मतलब क्या है सर? अब आर का मैटर है रिस्क मैनेजमेंट। आर का मतलब क्या है सर? रिस्क मैनेजमेंट। मतलब अब कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट है? तो सिंपल सी बात है कि उसे क्या करना पड़ता है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और इवेल्युएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर उसको? रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिस्क मैनेजमेंट में उसे आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट करनी पड़ेगी। क्या भाई कहाँ कहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क है? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? किसको पता है? मैनेजमेंट को पता है कि ऑडिटर के लिए 315 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई वो सिग्निफिकेंट रिस्क ढूंढ लियो। कोई भी फ्रॉड है बता दे, कोई भी ऐसी चीज है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दिखे हमें बता दे, हमसे पूछ ले, हम क्लियर कर देंगे। मतलब वो जो सिग्निफिकेंट रिस्क में आइटम्स आ रही थी ना, अनसर्टेनिटी वाली, ये सारी वाली आइटम, वाई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, इन सबसे बचा लियो। एक्सटर्नल ऑडिटर वरना आके ये पक्का चेक करने वाला है, तो इसको तू अच्छे से देख लियो। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट करेगा सिग्निफिकेंट रिस्क की कौन कौन सी आइटम्स है, वो देख ली, उसका मतलब कितना एक्सपोजर है रिस्क से रिलेटेड। और लास्ट में क्या करेगा? असिस्ट करना भाई एंटिटी को किसके अंदर? फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर। और बोलेगा भाई तो ऐसा करियो फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह भी चेक कर लियो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे आप लोगों को नहीं है, क्या नहीं है सर? SA 240 नहीं है, लेकिन SA 240 बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है फाइनल में जो फ्रॉड के लिए बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं बोलता है भाई असिस्ट कर दियो एंटिटी को, कहीं भी तेरे को फ्रॉड वगैरह डिटेक्ट होना तो हमें बता दियो। और कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रिस्क में ऑलरेडी कवर हो जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एरियाज के अंदर हमें रिस्क मैनेज करके चलना है, मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क के अंदर और फ्रॉड के अंदर स्पेसिफिकली हमें रिस्क को मैनेज करके चलना है। क्या क्लियर है? यस सर। अगर तूने कंट्रोल्स अच्छे रखे तो डेफिनेटली तू रिस्क मैनेज कर पाएगा। मतलब तू किसके लिए कंट्रोल्स अच्छे लगाएगा? फ्रॉड के लिए भी और सिग्निफिकेंट आइटम्स के लिए भी लगा देगा। सर अगर तूने क्या करा, तेरे कंट्रोल बढ़िया, तूने जहां जहां पे मैक्सिमम तेरे को परेशानी हो सकती थी उसके ऊपर तूने क्या लगा दिया? ऑलरेडी अच्छे कंट्रोल लगा दिए, तो ऑब्वियसली तेरा क्या अच्छा हो जाएगा? सर सिंपल सी बात है, क्या अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे तो रिस्क मैनेजमेंट बढ़िया, हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। इससे मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा किसके ऊपर? मतलब मैं कह पाऊंगा भाई क्या कि भाई देखो मैं एथिक्स एंड वैल्यूज के साथ काम करता हूं, मेरी परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़िया रहती है, और मैं साथ में क्या करूंगा? कम्युनिकेट भी करूंगा सारे के सारे रिस्क प्लस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी किसको? TCWG को तुझे इन्फॉर्म भी करके चलना है। तो सिंपल क्या बोला कि सिंपल सी बात है ये, अगर गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। किसके ऑब्जेक्टिव? रिलेटेड टू एथिक्स एंड वैल्यूज की, सारा का सारा काम एथिकली हो, वैल्यूज के साथ में हो। परफॉर्म मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म करे, अकाउंटेबिलिटी से परफॉर्म करे, और साथ में कम्युनिकेट करके चलना, क्या? जो भी तेरे को रिस्क मिले, जो भी तेरी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हो, किसको? TCWG को। ठीक है ना? इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन अमंग द दो चार्ज विद गवर्नेंस और इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर, सिंपल है TCWG को आपको क्या करके चलना है? इन कम्युनिकेट करके चलना है। यहां पे हमारा टॉपिक खत्म होता है कौन सा? इंटरनल ऑडिट फंक्शन।
ठीक है सर। और ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन के अंदर यही पॉइंट्स आते हैं, बिल्कुल यही 3 एक्टिविटीज आती है। कौन-कौन सी सर? सीआरजी, पहला इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस, मतलब एक्टिविटीज टू गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल्स। क्या मेरी बात क्लियर है? सर क्लियर है। ये टॉपिक अच्छा था, ये टॉपिक अब डेफिनिटली 4 नंबर का कोई भी पार्ट आ सकता है अलग से, अब वो को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब तो बस सर, अब तो खत्म करते हैं। अरे सर इतनी जल्दी नहीं, नहीं पड़ा है अभी, आ जाओ। सर दूसरा क्या है? वेज इन विच द एक्सटर्नल ऑडिटर में मेक यूज ऑफ द फंक्शन फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। सर अब कौन से वाले वेज होते हैं जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर सकता है? यूज कर सकता है किसको? फंक्शन का क्या मतलब है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। सर किस में यूज कर सकता है यार? जब एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा उसे इंटरनल ऑडिट फंक्शन मेनली क्यों चाहिए? सर रैप लगाने के लिए चाहिए, पहली बात तो है ना, तो यहीं से खत्म हो जाता है। रैप मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जानने के लिए चाहिए, किससे रिलेटेड टू फ्रॉड और एरर। पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है सर, देखो दोनों ही पॉइंट वैसे सिंपल है। रैप और फैप के लिए यूज करता है क्या? वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। अब इन्होंने रैप तो इस तरीके से बता दिया जो हम रैप को पढ़ते हैं, लेकिन फैप उतना सिंपल नहीं है समझना। फैप में हल्का सा थोड़ा सा क्या है, तड़का है। क्या सर? देखो अब क्या बोला सर, सिंपल क्वेश्चन क्या है कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटर क्या यूज कर सकता है? बिल्कुल यूज कर सकता है। किसको? फंक्शन फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट, बिल्कुल ही अपने पर्पस ऑफ द ऑडिट के लिए यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या यूज कर पाएगा? रैप के लिए यूज कर पाएगा। उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई कोई भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू फ्रॉड और एरर आ रहा होगा जो मुझे पता चल जाए थ्रू द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में, तेरे को पता चली होगी, वहां से मैं इस इन्फॉर्मेशन को ले लूंगा। और दूसरा वो क्या बोलता है? दूसरा वो कहता है यूज कर सकता है तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को एज अ पार्शियल सब्स्टिट्यूशन फॉर द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर डायरेक्टली। मतलब बेसिकली क्या बोला गया कि भाई ऐसा नहीं है कि तू यही मान के चल ले कि जो कहीं ना कहीं जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के अंदर एविडेंस है उसको मैं सारा का सारा मान लूंगा, मैं खुद कुछ चेक ही नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कर सकते हो आप एक्सटर्नल ऑडिटर। आप उतना यूज कर सकते हो कि इसको पार्शियल सब्स्टिट्यूशन मान सकते हो, कि कहीं ना कहीं किसी एरिया के अंदर आप इसको यूज कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरऑल आप इसी के बेसिस पे क्या हो जाओ, डिपेंड हो जाओ। क्योंकि किसने एक्चुअली में चेक कर रहा है और किसने प्रोसीजर लगाया है इसके ऊपर? इंटरनल ऑडिटर ने लगाए हैं, तो आपने नहीं लगाए हैं। तो उसने जिस तरीके से लगाए होंगे जरूरी नहीं है वो तरीका सही हो। हाँ, ऐसा है कि आप सब कुछ और कुछ सारी चीजें चेक करने के बाद जो 610 ने बोली, अगर आपको लगता है कि इसने बहुत बढ़िया तरीके से काम करा है, मतलब एडिक्वेटली परफॉर्म करा है, तो कर लो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए भी क्या बोला, सिंपल सी बात बोली कि अगर आपने इसको ऑडिट एविडेंस की तरह लेना होगा तो ये पार्शियल सब्स्टिट्यूट माना जाएगा, फुली सब्स्टिट्यूट नहीं माना जाएगा। तो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। और ये पेपर के अंदर यूजुअली मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू परस्पेक्टिव से, कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के थ्रू इंटरनल ऑडिटर आपको क्या देगा, निकाल के देता है क्या, जब आपने यूज करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट के लिए, तो वो पार्शियल सब्स्टिट्यूट हो सकता है आपके ऑडिट एविडेंस का, फुली सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा, आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो क्या इंटरनल ऑडिटर को? बिल्कुल यूज कर सकते हो। देखो इंटरनल ऑडिट फंक्शन और इंटरनल ऑडिटर दो टर्म्स होती हैं। इंटरनल ऑडिट फंक्शन का मतलब होता है जो फंक्शन के अंदर जो आप टास्क परफॉर्म करते हो, मतलब जो इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है और जो एक्टिविटीज वो करता ही करता है। और एक होता है इंटरनल ऑडिटर से कराई जाने वाली एक्टिविटीज जो आप उसको बताते हो कि मुझे करके दे। तो ये दो चीजें अलग अलग है। एक तो जो वो करता है वैसे के वैसे उसका काम यूज करना, एक उसको अपने तरीके से कराना। तो जब वो बोलेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो मतलब जो वो करता है, जैसे वो करता है, उसको कैसे यूज कर सकते हो। और जब वो बोलेगा इंटरनल ऑडिटर, तो इसका मतलब है इंटरनल ऑडिटर को बताया गया काम जो उसने क्या किया होगा। देखो यहां पे आप पढ़ो, टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर अंडर डीएसआर, मतलब कहीं ना कहीं आप उसको डायरेक्ट करोगे, सुपरवाइज करोगे। तो अगर आप उसे डायरेक्ट करते हो, सुपरवाइज करते हो, रिव्यू करते हो कि जो आपने काम दिया वैसे उसने किया या नहीं किया, मतलब आप उसे बता रहे हो कि जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही करके देना, जो तू करता है वो वाला नहीं, वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है। तो ये क्लैरिटी, इंटरनल ऑडिट फंक्शन मतलब जो वो जैसे वो काम करता है मैनेजमेंट के लिए, वो अगर वही मुझे यूज करना है तो मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करना। और अगर मैं इंटरनल ऑडिटर को बोलता हूँ मेरे हिसाब से प्रोसीजर परफॉर्म कर, जैसे मैं डायरेक्ट करूंगा, जैसे मैं सुपरवाइज करूंगा, और जैसे मैं क्या करूंगा, जैसे मैं परफॉर्म कर, जैसे मैं तेरे को रिव्यू करूंगा, तो उसके हिसाब से करना। जिसे एक वर्ड दिया गया आपके ऑडिट में बहुत प्यारा, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है पेपर के अंदर, और मैक्सिमम आना चाहिए और फाइनल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा डायरेक्ट असिस्टेंस। की आप इंटरनल ऑडिटर के साथ डायरेक्ट असिस्टेंस, उसका डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। ये 610 में दो ही टॉपिक्स हैं, पहला इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करना, दूसरा डायरेक्ट असिस्टेंस किस किस केस में ले सकते हैं, कहां का नहीं ले सकते। क्या क्लियर है? यस सर, ठीक है सर। बट इसके आगे एक वर्ड दोनों के अंदर लिखा हुआ है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, क्या? अनलेस प्रोहिबिटेड बाय द लॉ रेगुलेशन। तो याद रखना कि जो आप रैप यूज करते हो वो तो वैसे ही कर लोगे, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पार्शियल सब्स्टिट्यूट, मतलब जब भी आपको ऑडिट एविडेंस के लिए उसको यूज करना है, प्रोसीजर्स के लिए यूज करना है, वो भी फैप वाले, उस केस में वो तभी कर पाओगे अगर वहां पे अनलेस प्रोहिबिटेड बाय कोई लॉ रेगुलेशन ने आपको प्रोहिबिट नहीं कर रखा तो ही। अगर उन्होंने बोल रखा आपने यूज नहीं करना इंटरनल ऑडिटर को, तो आपको नहीं कर सकते हो। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 610 को मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लॉ रेगुलेशन ने आपको क्या कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है। क्या क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये दो एरियाज हमारे, यही दो एरियाज हमारे आगे हमें लेके जाते हैं किसके ऊपर, एस से 610 के स्कोप के ऊपर। क्या क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। क्या यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट था? पहले वाला इंपॉर्टेंट था, अब आ जाते हैं सर 610 क्या है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे अब इसको।
चलिए सर। सर 610 क्या है? 610 दो बातों में बात करेगा, आपको बताएगा क्या कि एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं किस केस में अगर उसे यूज करना है इंटरनल ऑडिटर का वर्क। अब वो दो पैरामीटर्स ने यूज करने, क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन वाला वर्क यूज करना है जो उसने ऑलरेडी कर दिया, या तो इंटरनल ऑडिटर को यूज करना चाहता है, उसे डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कि तुझे उसे डायरेक्ट करेगा, उसे सुपरवाइज करेगा, उसे रिव्यू करेगा उसके वर्क और बताएगा तुझे कैसे काम करके देना है, तो तू कौन सा वाला काम करना चाहता है। इस वाले जहां पे तो डीएसआर यूज करता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस, अदरवाइज बोलते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर, ठीक है। और जिस तरीके से भी तू डिसाइड करेगा उसके बेसिस पे तेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना एक्सटर्नल ऑडिटर को अपना नेचर, टाइम और एक्सटेंट जो उसने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, कहीं ना कहीं अगर वो इंटरनल ऑडिटर की हेल्प लेता है या उसे फंक्शन की हेल्प लेता है तो उसको भी मॉडिफाई करने पड़ेंगे अपने नेचर, टाइम, एक्सटेंट को। अगर तूने यूज नहीं कर पाया तो तेरे ज्यादा हो पाएगा, हो सकता है तेरे को ज्यादा एक्सटेंट में काम करना पड़े, हो सकता है अगर तेरे को जैसे तूने उसे डायरेक्ट सुपरवाइज करा वो तेरे को मिल गया तो हो सकता है तेरा एक्सटेंट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपका नेचर, टाइम, एक्सटेंट हमेशा क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, डिपेंड अपॉन द अबव टू फैक्टर्स। यस और नो? यस सर, चलिए। तो सर एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? देखो एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बात बोलिए कि भाई देख ऐसा है, तेरे को यूज करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए और तू कल बिल फाड़ दे इंटरनल ऑडिटर के ऊपर कि मैंने तो जो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर लिया था, मुझे नहीं पता उसने सही करके दिया था नहीं दिया था। ऐसा नहीं है। आपकी रिपोर्ट, आप एक्सटर्नल ऑडिटर हो, आपने अपनी रिपोर्ट अपने नाम पे देनी, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है उसका नाम, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे इवन इफ उसका काम यूज करो या ना करो। तो इसके लिए बोला गया क्या, उसका काम यूज करने से पहले तेरे को एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर लेना चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेके रखना इस बात के क्या कि जो तू वर्क यूज करने वाला आईएएफ का या इंटरनल ऑडिटर का, वो उसने जो काम किया हो वो एडिक्वेट किया हो। ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये एडिक्वेसी उसे कैसे पता चलती है, उसकी प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे। उसे अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगा के सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं कि क्या एक्चुअली में मैं जो काम यूज करने वाला हूं या किया हुआ या उसको करवाने वाला, क्या वो एक्चुअली में एडिक्वेट है भी या नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, आपकी बात हमें क्लियर है। डन? यस सर, चलिए। अब आते हैं थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जल्दी जल्दी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, चार चार मार्क्स के, तो पढ़ते चलना बस मेरे साथ। चलिए सर, फिर आता है सर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर व्हेन द एंटिटी हैज एन इंटरनल। आप पहले बात करेंगे पूरे इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, वो जब खत्म हो जाएगा फिर बात करेंगे डायरेक्ट असिस्टेंस की। दो पार्ट में स्टैंडर्ड डिवाइड है, ठीक है सर। तो अब बात करेंगे पूरा, जब तक मैं नहीं बोलता हूं डायरेक्ट असिस्टेंस तब तक किसकी बात हो रही है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात हो रही है, बढ़िया। सर तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक्सटर्नल ऑडिटर का, वेयर द एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है उसका, चाहे इंटरनल फंक्शन हो चाहे इंटरनल ऑडिटर हो, दोनों केस में ऑब्जेक्टिव क्या होएगा सर। तो संप हमने एक बात तो क्या कर ली, आईएएफ को क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। आईएएफ से क्या मॉडिफाई हो जाता है, हमारा नेचर, टाइम, एक्सटेंट हमारे प्रोसीजर का मॉडिफाई हो जाता है। यस सर, बिल्कुल मॉडिफाई हो जाएगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। अब आता है क्या, अब आता है सर ऑब्जेक्टिव जो एक्सटर्नल ऑडिटर की है वो क्या होता है, उसे डिटरमाइन करना पड़ता है। क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा उसे, पहले तो डिटरमाइन करना पड़ता है विच एरियाज प्लस व्हाट एक्सटेंट। यहां से देखेंगे कौन कौन सा सर, विच एरियाज मतलब एरिया से हमें नेचर पता चलती है, और एक्सटेंट मतलब ये तो एन और टी में से टाइमिंग तो चलो इसमें मैटर ही नहीं करती दोनों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं नेचर और एक्सटेंट मेनली मैटर करता है। तो क्योंकि कुछ एरियाज होंगे जो उसके होंगे, मेरे होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो एरियाज कौन कौन से जो मैं उससे लेने वाला हूँ हेल्प या मैं खुद करने वाला हूँ, और एक्सटेंट कितना है जिसका मैं यूज करने वाला हूँ, कम या ज्यादा। तो कहीं ना कहीं विच एरियाज एंड व्हाट एक्सटेंट उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मुझे कितने एरिया में उसकी हेल्प लेनी है और कितने एक्सटेंट तक उसकी हेल्प लेनी है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे उसके लिए चाहिए कि क्या एक्चुअली मुझे वो काम कर रहा है वो एडिक्वेट है या नहीं है, उसके लिए मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, दूसरा। और इफ अगर मैं उसका क्या डायरेक्ट असिस्टेंस लेने वाला हूं, मतलब मैं कहीं ना कहीं डीएसआर करने वाला हूं उसको या नहीं करने वाला हूं, ये भी मुझे पहले से क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसे बेसिकली पहले नंबर पे डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये लिखा हुआ है क्लियरली, आर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव ने पहले डिटरमाइन करना कि किस एरिया के लिए विच एरियाज एंड व्हाट एक्सटेंट तक मुझे उसका काम यूज करना है, और अगर मुझे उसका काम यूज करना है तो वेदर उसका काम एडिक्वेट है भी है या नहीं है, उसके लिए मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। और तीसरा, अगर मैं डायरेक्ट असिस्टेंस करना चाहता हूं तो मुझे एप्रोप्रिएट से क्या करना पड़ेगा, डीएसआर करना पड़ेगा, डायरेक्ट सुपरवाइजर रिव्यू करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, चलिए। सर ये तो हो गया, कुछ नया सिखा दो, आ जाओ आ जाओ, अब आया ना नया, तो अब 4 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं सर, ठीक है। इवेल्युएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब सर आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन को बता दो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें इवेल्युएट करनी है, मतलब भी एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए बना है पूरा स्टैंडर्ड। तो मतलब एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर मैं 610 से समझना चाहता हूं कि भाई मुझे इंटरनल ऑडिट फंक्शन अगर उसका यूज करना पड़े तो उसमें कौन कौन सी चीज है जो मुझे इवेल्युएट करनी पड़ेगी कि मैं एक्चुअली में एडिक्वेट है भी है या नहीं है, ये सिखा दे। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन तूने सही पूछा कि तेरे को क्या क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एक्चुअली में वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन एडिक्वेट है भी या नहीं है। मुझे तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए ना, मेरा ऑब्जेक्टिव बोलता है, तो वो लेने के लिए मुझे देखना क्या क्या ये तो बता। आजा
बताता हूँ। तो बिफोर से येस टू आईएएफ, जैसे ही तूने हाँ करनी है ना आईएएफ को कि हाँ मैं आईएएफ यूज कर लूंगा, ऐसे मत कर देना आंखें मीच के। पहले क्या करना, पहले उसको देख लेना उसको ओसीडी की प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओसीडी की प्रॉब्लम, सर ओसीडी पता है आप लोगों को? सर हाँ सर का ओसीडी पता है, बस वहीं से सारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर तेरे को पता है कि इंटरनल ऑडिटर फंक्शन में या इंटरनल ऑडिटर को ओसीडी की प्रॉब्लम है ना, तो तेरे काम की है। सर वैसे तो अच्छी नहीं होती, अच्छी होती है, बिल्कुल होती है। तो सर मतलब सिंपल सी बात है, अगर उसके अंदर ओसीडी मिल गया तो समझ लेना तो उसका काम यूज कर सकता है, हाँ बोल देना। अगर नहीं मिला तो ना बोल देना, बात सिंपल है सर, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ओसीडी का मतलब, अगर तेरे को लगे कि इंटरनल ऑडिटर जो बंदा काम कर रहा है, जो फंक्शन उसने परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है, सी का मतलब उसकी कंपिटेंस है, और डी का मतलब उसके क्या है, डी का मतलब वो डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच से काम करता है। सिंपल। ओसीडी सर कौन से समझा गया सर? अच्छा मतलब ओसीडी है मतलब उसका ऑब्जेक्टिविटी सही है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि वो बंदा बायसनेस नहीं है, उसके ऊपर कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, उसके ऊपर किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। बढ़िया। अगर वो बंदा एक नंबर काम कर रहा है, किसी से नहीं डरता, मैनेजमेंट से नहीं डरता, इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिटर है, मैनेजमेंट ने खुद पाला हुआ नहीं है, एम्प्लॉय नहीं कराया हुआ उसको, तो बहुत बढ़िया बंदा है यार, बाहर से आता है, चेक करके जाता है, अपना जेन्युइन रिपोर्ट करके जाता है, तो उसका काम यूज करने में क्या प्रॉब्लम। दूसरा, कंपिटेंस बंदे का होना चाहिए। कंपिटेंस का मतलब होता है उसकी स्किल एंड नॉलेज एक नंबर होनी चाहिए, मतलब एक्चुअली में इंटरनल ऑडिटर को पता है ना इंटरनल ऑडिट किया कैसे जाता है, वो बढ़िया ट्रेन होना चाहिए, उसे एफआर की नॉलेज होनी चाहिए, एएफआरएफ की नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और तीसरे नंबर पे उसके ऊपर क्या होना चाहिए, उसको डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच से काम करने वाला बंदा होना चाहिए, जिसको पता हो ऑडिट ऑडिट की तरह किया जाता है। ये जानना है, अगर ये तीन चीजें मिल गई तो क्या दिक्कत है उसका काम यूज करने में यार, तुम बताओ। नहीं है ना दिक्कत, बिल्कुल। तो यही बोला उसने, क्या ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो है, वो जो स्टेटस लेती है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, क्या वो सपोर्ट करते हैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी को या नहीं करते। मतलब वो खुद भी चाहते हैं ना कि इंटरनल ऑडिटर को क्या रहे, इंटरनल ऑडिटर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, बिल्कुल जेन्युइनली बताए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम्स कहां है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है इंटरनल ऑडिटर वही बोल रहे हैं जो मैनेजमेंट सुनना चाहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पॉइंट क्या बोला गया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल का स्टेटस है उसके अंदर जो उन्होंने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, वो उसकी ऑब्जेक्टिविटीज की एबिलिटी को क्या करने चाहिए, सपोर्ट करने चाहिए। ठीक है। दूसरा, उसका लेवल ऑफ कंपिटेंस देखना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर का, बिल्कुल। अगर कंपिटेंस अच्छा है तो डेफिनेटली उसका काम यूज कर सकते हैं। और लास्ट में, डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, इंक्लूडिंग, भाई क्वालिटी तो सबको मेंटेन करके चलनी है, वो एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए नहीं बनी, वो सबके लिए बनी है। तो इसका मतलब इंटरनल ऑडिटर तू भी एसक्यूसी वन को मत भूल जाना, तेरे को भी देखना है कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसका मतलब डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच रखनी है, इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल का भी ध्यान रखते हुए चलना है। बस आपको ये 3 पॉइंट मन में एक बार मेरे साथ बिठा लेने हैं। क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करने से पहले, हाँ करने से पहले, एक्सटर्नल ऑडिटर को देख लेना चाहिए क्या, कि उसको ओसीडी होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिविटी सही होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उसकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर को सपोर्ट करना चाहिए, और दूसरा लेवल ऑफ कंपिटेंस बढ़िया होना चाहिए, और तीसरा डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच से करना चाहिए उसको इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और साथ में क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना चाहिए। क्या डन है? यस सर, याद भी हो गया सर, बहुत ही बढ़िया। तो सर, ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपिटेंस वैसे अगर आपने देखनी हो किसी इंसान की, या जैसे इंटरनल ऑडिटर की बात करते हैं, अगर उसकी देखनी होगी, तो कहीं ना कहीं आपको बायस है या नहीं है इसके ऊपर आपका एक ही फैक्टर है जो सबसे ज्यादा ऑडिटर यूज कर सकता है, वो है प्रोफेशनल जजमेंट। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे केसेस के अंदर, जो भी हमने तीन ऊपर बात करी ओसीडी की, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट ही आपके पास होती है, जो आपको ये बताती है कि हाँ यार मुझे लग रहा है ये ऑब्जेक्टिविटी से बंदा सही है, इसकी कंपिटेंस बढ़िया है, और ये डिसिप्लिन अप्रोच से काम करता होगा। तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ चेक करते हो, लेकिन आपकी प्रोफेशनल जजमेंट ही है जो एंड में आपको क्या देती है, इसका आंसर निकाल के देती है। तो नेचर एंड एक्सटेंट कितना यूज करना है वो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। सर, अब ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो मैंने बता दिया क्या, बायसनेस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये तीन चीजें आपको चेक करनी है कि बायस नहीं होना चाहिए इंटरनल ऑडिटर, किसी के ऊपर कोई जोर नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व चाहिए, वो रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें नहीं होनी चाहिए, वरना फिर इसका मतलब है जेन्युइन काम नहीं कर रहा। यस और नो? यस सर। चलिए, अब जो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है वहां पे हम कहानी पहुंचा देते हैं। सर, वो कौन से फैक्टर्स हैं यार, क्वेश्चन पेपर में बहुत सिंपल आता है, फैक्टर एग्जांपल, फैक्टर एग्जांपल, फैक्टर एग्जांपल। ठीक है। तो सर क्या क्वेश्चन है, वो कौन से फैक्टर्स हैं भाई जो अफेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर की इवेल्युएशन, जब वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक कर रहा होगा। मतलब अगर आपने उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करना है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को लगा के, कि उस बंदे के ऊपर कुछ बायसनेस तो नहीं है, उसके ऊपर कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, वो किसी के अंडर इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, कैसे चेक करोगे? क्वेश्चन आता है किन फैक्टर्स को के ऊपर के बेसिस पे आप चेक करोगे कि वो बंदा ऑब्जेक्टिवली उसको सपोर्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन या नहीं कर रही। देखो, ये सारी बातें आपको मेरी स्टोरी से याद रखनी है। मैंने बहुत मेहनत करी है तुम्हारे को इसको बनाने के लिए, तुम्हें भी बनाना है मेरे साथ साथ, स्क्रीनशॉट ले लेना और बना लेना जल्दी से। क्या, अगर आपने इंटरनल ऑडिट फंक्शन या इंटरनल ऑडिटर, दोनों एक ही बात है, अगर आपने उसकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना होगा, अगर आपने उसकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना होगा, तो सोचना कैसे है आंसर? देखो सिंपल सी बात है, 4 पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। कैसे सोचना है? मैंने क्या बताया
ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस का मतलब होता है कि भाई वो जो बंदा है, वो बंदा ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कब आ सकता है उसके ऊपर? अगर वो मैनेजमेंट का बंदा होगा, मतलब मैनेजमेंट ने हायर कर रखा होगा, मतलब उसका एम्प्लॉयी होगा। पहले आप उसकी एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस चेक करो सबसे पहले जाके। क्या टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट भाई तेरे ऊपर एम्प्लॉयमेंट करके बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? मतलब मैंने पहला पॉइंट क्या बनाया कि ये बंदा एम्प्लॉयड है या नहीं है, पहले चेक कर लो। अगर आपको मिला ये बंदा एम्प्लॉयड है या नहीं है, मतलब पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है क्या इंटरनल ऑडिटर, मतलब इंटरनल ऑडिटर भी कंपनी का एम्प्लॉय है ना, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय बनाना अलाउड होता है इंटरनल ऑडिटर की। कि किस में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है कि भाई इंटरनल ऑडिटर कैन बी एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कैन बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो सीए भी नहीं होगा तो भी चलेगा, ऐसा भी है। तो मतलब सबसे पहले क्वेश्चन आता है भाई क्या तू एम्प्लॉयड है या नहीं है, क्योंकि अगर तू एम्प्लॉयड है ना, फिर तो मैनेजमेंट ने तेरे को पैसे देने हैं, तेरी रेम्यूनरेशन मैनेजमेंट के हाथ में, फिर तू कैसे काम करेगा मैनेजमेंट के खिलाफ? तो पक्का हो गया। तो पहला पॉइंट, क्या वो एम्प्लॉयड है या नहीं है? बिल्कुल आपको आंसर मिला, यस वो एम्प्लॉयड है। अगर तू एम्प्लॉयड है तो क्या मैं बिल्कुल ही छोड़ दूं, मतलब मैं मान ही लूं कि तेरी ऑब्जेक्टिविटी खराब होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, उसको चांस दो, अगला क्वेश्चन पूछो उससे। क्या ऑर्गेनाइजेशन तेरे को अलाउ करता है, कहीं से भी फोर्स करता है तेरे को या नहीं करता? किससे? कि आपकी अगर तू फ्री रहे फ्रॉम द बायस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या पता मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो, चाहे उसका वो एम्प्लॉय हो, लेकिन हो सकता है ना मैनेजमेंट उसे बोला भाई देख तू मेरा एम्प्लॉय है ना, लेकिन मैंने तेरे को रखा किस पर्पस के लिए, सब कुछ साफ साफ बताना, जहां गलत है गलत है, जहां सही है सही है। तो मतलब दूसरा क्वेश्चन, क्या ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है तेरे को फ्री रहने से? किससे? बायसनेस से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से? वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल करती है। अब इसका मतलब क्या मैं मान जाऊँ, अच्छा यार इतनी बढ़िया मैनेजमेंट है, तेरे को हाँ कर देती है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरा काम यूज़ करूँगा? नहीं। पहले पे जब आप इतनी जल्दी ना नहीं कर पाए थे, तो इतनी जल्दी हाँ मत करो। सर पहले पे क्या हुआ था, एम्प्लॉयी है या नहीं है पूछा, अगर वो बोल देता मैं एम्प्लॉयी नहीं हूँ, तो मेरी रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है। अच्छा एम्प्लॉयी नहीं है, फ्रीलांसर है, बढ़िया काम करता है, ठीक है। अगर उसने बोला, फिर मैं कॉम्पिटेंस पे चला जाता सीधा, लेकिन उसने मुझे क्या बोल दिया, हाँ यार मैं एम्प्लॉयड हूँ, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आया, अगर एम्प्लॉयड है फिर भी क्या मैनेजमेंट तेरे को फ्री रखती है बायसनेस वगैरह से? वो कहता है हाँ। अब मैं क्या डिसीजन ले लूँ? नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा तू रिस्ट्रिक्टेड है या तू फ्री? दो क्वेश्चन पूछूंगा उससे। जैसे उसने मुझे बोला कि मैनेजमेंट मुझे फ्री रखती है, फिर ये क्वेश्चन दो मेरे माइंड में आएंगे, भाई तू फ्री होने के बाद भी रेस्ट्रिक्टेड है या फ्री है? मतलब सर रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि तू रेस्ट्रिक्ट है क्या मैनेजमेंट की साइड से? मैनेजमेंट ये तो कहती है बायसनेस मत करना, लेकिन साथ में ये भी बोलती है भाई देख ऐसा है, तेरे को जो भी मिले ना हमारे तक रखना, एक्सटर्नल ऑडिटर को मत बताना जब वो पूछेगा। अगर मैनेजमेंट ने तेरे को रेस्ट्रिक्शन करा कम्युनिकेट करने से या रिपोर्ट देने से मेरे को एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, तो ये तेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, मैं तब भी तेरा काम यूज नहीं करूंगा, मतलब मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन में ऑब्जेक्टिविटी नहीं मानूंगा। लेकिन अगर तू बोलता है नहीं ऐसा भी नहीं है भाई, मैं फ्री हूँ सारे कन्फ्लिक्ट से, किसी भी तरीके से मैं हर की चीज कम्युनिकेट कर सकता हूँ, जो तुमसे चाहिए होगा मैं तेरे को दूंगा निकाल के, मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं अच्छे तरीके से काम करता हूँ, कोई बायसनेस नहीं रखता हूँ, बहुत बढ़िया, मेरे को मेरी तरफ से तेरी ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल क्लियर है, पहला ओ मेरा हो गया टिक। तो जब मुझे अपने ओ को चेक करना है तो मुझे क्या चार बातें याद रखनी है? सर पहला, क्या तू एम्प्लॉयड है या नहीं है? उसने बोला हाँ मैं एम्प्लॉयड हूँ, तो मैंने कहा अच्छा तो एम्प्लॉयड है तो फिर मुझे ये बता दे क्या ऑर्गेनाइजेशन तेरे को फ्री रखती है या नहीं रखती, किसी भी बायसनेस से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस से? उसने बोला नहीं रखती, बिल्कुल बढ़िया है, मैनेजमेंट ने फ्री छोड़ रखा है। फिर मेरा क्वेश्चन आता है क्या तू रेस्ट्रिक्टेड है या फ्री है? फ्री है तो बहुत बढ़िया, अगर तू रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरी ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट रखना पड़ेगा। क्या मेरे पॉइंट क्लियर है सर? यही वाले पॉइंट यहाँ लिखे हैं, बिल्कुल यहाँ लिखे हैं, आ जाओ दिखा देता हूँ। क्या पहले नंबर पे उसने, अगर आप बात करोगे, हमने क्या बोला, ये वाला कि क्या तेरे को टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी करती है तेरी इंप्लॉयमेंट के डिसीजन को, मतलब तेरी इंप्लॉयमेंट का डिसीजन उनके हाथ में है, मतलब तो कहीं ना कहीं तेरी रेम्यूनरेशन वगैरह उनके हाथ में है, तो वो बोलेगा मतलब तो इंप्लॉयड है। उसने बोला हाँ मैं इंप्लॉयड हूँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या तेरी वो क्या करती है, तेरे को वो फ्री रखती है किससे? एबिलिटी ऑफ द फंक्शन टू बी फ्री फ्रॉम द बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, हाँ वो फ्री रखती है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या तेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन है या तू फ्री है किसी भी चीजों से? ये दो बातें हमने पढ़ ली और ये चारों पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं, यस और नो? यस सर। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिविटी। अब दूसरा क्या है सर हमारा? कंपिटेंस। अब जब कंपिटेंस की बात आती है ना, तो कंपिटेंस दो चीजों से बना है, नॉलेज एंड स्किल। आपके पास इंटरनल ऑडिटर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और स्किल होना चाहिए, तभी आपकी कंपिटेंस मानी जाएगी अच्छी। ओ हमारा क्लियर हो गया, ओ पास हो गया वो। चलो जी अब सी पे चलते हैं, क्या तेरी कंपिटेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, तभी मैं तेरा काम आगे यूज कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। अब कंपिटेंस के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं कि मुझे एक्सटर्नल ऑडिटर को जो इवेल्युएट करने पड़ेंगे? तो बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो सर अगर कंपिटेंस की बात करें तो बहुत सिंपल है, कंपिटेंस के लिए वेरी सिंपल। क्या, अगर तुम्हें क्या करनी है, कंपिटेंस चेक करनी है किसके? इंटरनल ऑडिटर की, कि भाई इंटरनल ऑडिटर एक्चुअली में कंपिटेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या चीज आती है? सबसे पहले तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कंपनी को पहला स्टेप तो ये आता है, कंपनी भाई पॉलिसी बनाओ। पॉलिसी किस चीज की बनाओ? पहले तो पॉलिसी बना हायर करने की। तेरे को इंटरनल ऑडिटर चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए, तो पहले इंटरनल ऑडिटर को लाने की पॉलिसी में तो लिख कि तेरे को इंटरनल ऑडिटर चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि सबसे पहले पॉलिसी होनी चाहिए कि इंटरनल ऑडिटर को तुम क्या करोगे, हायर करोगे। हायर करने के बाद ट्रेन करोगे, ट्रेन करने के बाद असिस्ट करोगे। क्या क्या बातें बोली मैंने, जल्दी से साइन, सॉरी असिस्ट नहीं साइन करोगे, हाँ क्या बातें बोली मैंने? फैक्टर्स के अंदर सर पॉलिसी के अंदर क्या बोला, बोला कि कंपनी की पहले तो पॉलिसी होनी चाहिए किस चीज की? हायर करने की, ट्रेन करने की और असाइन करने की इंटरनल ऑडिटर को, कि भाई तेरा कौन सा काम है। पहले तो आपको ये तीन काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑडिटर को पहले तो देखना पड़ेगा ना कि उसे सही तरीके से लेके भी आए कंपनी में, नहीं लेके आए, या ऐसे ही किसी को भी बोल दिया भाई उठो क्या कर दे,
इंटरनल ऑडिट करके दे दे, फिर तो छोड़ ही दो, फिर तो कंपिटेंसी की बात ही खत्म हो जाती है। तो जो मेरे को फैक्टर्स चेक करने हैं उसके अंदर सबसे पहला फैक्टर आता है पॉलिसी होनी चाहिए एंटिटी के पास किस चीज की, हायर करने की, ट्रेन करने की, साइन करने की इंटरनल ऑडिटर को उसके काम के लिए। जब आपने उसको काम के लिए कर दिया तो क्वेश्चन आता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है, इतने सारे डिपार्टमेंट, लेट्स से रिलायंस है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनल ऑडिटर क्या काम कर देगा सारा का सारा? नहीं सर, इतना नहीं हो सकता है। वो ऑयल भी चेक करेगा, वो जियो भी चेक करेगा, है ना, वो सब कुछ चेक करेगा, नेटवर्क 18 भी चेक करेगा, कितना कुछ चेक कर लेगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो इतने सारे सब्सिडरीज हैं, इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट्स हैं, एसबीयूज बने हैं, तो उसके लिए क्या एक इंटरनल ऑडिटर लगेगा या ज्यादा लगेंगे? तो दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि क्या हमारे पास एडिक्वेटली एंड एप्रोप्रिएटली रिसोर्स है या नहीं है, मतलब जितने इंटरनल ऑडिटर की जरूरत है क्या उतने इंटरनल ऑडिटर आपने हायर कर लिए, ट्रेन कर लिए, असाइन कर दिया उनको या नहीं करा? या था मेरा दूसरा पॉइंट। तो सर फ्लो में चलते हैं जल्दी से। पहले नंबर पे अगर आपने कंपिटेंस चेक करनी है उससे पहले एक्चुअली में देखो क्या उनके पास पॉलिसीज है उनको हायर करने की, ट्रेन करने की, असाइन करने की। फिर जो उनको हायर, ट्रेन और असाइन करने हैं वो एक्चुअली में एडिक्वेट है भी है या नहीं है उनके पास, मतलब बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो साइज ऑफ द एंटिटी के ऊपर। तो मतलब बेसिकली आप ये ध्यान रखना कि जितना बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके हिसाब से आपके पास इंटरनल ऑडिटर्स भी होने चाहिए। अब अगर आपके पास उतने इंटरनल ऑडिटर्स हैं तो वही दो बात, क्या नॉलेज चेक कर लो, स्किल चेक कर लो। अच्छा जी, नॉलेज कैसे चेक करोगे? कि नॉलेज होनी चाहिए उसके पास किसकी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, एएफआरएफ की। ये दो नॉलेज तो चाहिए ना भाई, तेरे को कैसे पता चलेगा तेरे को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शेड्यूल 3 वगैरह? तो वो देख लेना कि वो बंदा ऐसा हो जिसके पास नॉलेज हो किसकी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की और किसकी, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। और दूसरा वो बंदा क्या होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, मतलब ट्रेनिंग देनी है उसको एंड प्रोफिशिएंसी देनी है किसके अंदर, ऑडिटिंग के अंदर। एफ आर और एएफआरएफ तो आपको नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो करना क्या है, ऑडिट परफॉर्म करना है, तो आपके पास ऑडिट की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और आप ऑडिट में प्रोफिशिएंट होने चाहिए हो, तब जाके मानेंगे कि आपका लेवल ऑफ कंपिटेंस बहुत बढ़िया है और मैं इवेल्युएट कर पाऊंगा आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तभी मैं आपके बेसिस पे मेरा ओबी क्लियर हो जाएगा और सीबी क्लियर हो जाएगा और मैं रेडी हो जाऊंगा आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन यूज करने के लिए। और मेरे को अपने ऑडिट में चीजें थोड़ी कम चेक करनी पड़ेंगी। तो एक्सटर्नल ऑडिटर खुश हो रहा है कि मुझे सब मिल रहा है, ऑब्जेक्टिविटी में चारों चीजें देखी, मिल गई। ओसीडी में क्या बातें देखी, अरे यार क्या पॉलिसी बनाई है, हायर भी करते हैं, ट्रेन भी करते हैं, अपना अपना काम भी साइन करते हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट हो तो उसके हिसाब से इंटरनल ऑडिटर भी ज्यादा रखते हैं, मतलब एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली रिसोर्सेज को साइन भी कर रखा है, बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर पे वो बंदे नॉलेजेबल है, मतलब उनको सब कुछ पता है एफआरएफ वगैरह के बारे में, और वो बंदे स्किल्ड भी हैं, मतलब उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशन कर रखा है ऑडिट के अंदर भी। चलिए जी, ये चार बातें आपकी यहाँ लिखी हैं। पहला पॉलिसीज फॉर हायरिंग, दूसरा एडिक्वेटली अप्रोप्रिएटली रिसोर्स, तीसरा टेक्निकल ट्रेनिंग, और चौथा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एफआरएफ की क्या देनी पड़ती है, आपको नॉलेज देनी पड़ती है। तो ये चार पॉइंट आपके हैं, इनका ऑर्डर अलग लगा, मेरे ऑर्डर में याद रखना, पहला आता है पॉलिसीज, दूसरा उसके बेसिस पे कितने ऑडिटर्स चाहिए, तीसरा उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज, मतलब उनकी नॉलेज आ गई, तीसरा और टेक्निकल ट्रेनिंग का मतलब आ गया स्किल। क्या क्लियर है सर? क्लियर है, चलिए। बस सर, फिर उसके बाद क्या है सर, ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपिटेंसी की बात करी हमने, बोथ रिक्वायर्ड है। अब सर क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिविटी से काम बन जाए लेकिन कंपिटेंस बंदे का ना हो, अरे मैं क्या करूंगा ऑब्जेक्टिविटी अगर वो बंदा कंपिटेंट नहीं है, और मैं क्या करूंगा कंपिटेंट अगर वो बंदा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो क्या मुझे दोनों साथ साथ बढ़िया चाहिए? बिल्कुल। तो बोथ रिक्वायर्ड है टू यूज द वर्क ऑफ द आईएफ। ऐसा नहीं है ओ से काम चल जाएगा या सी से काम चल जाएगा, ओ और सी और डी तीनों से काम चलेगा। ठीक है सर। उसके बाद आता है लास्ट कौन सा सर, डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, मतलब मेरा डी आ गया। वो क्या होता है सर, वो कहता है सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच आपको कहाँ कहाँ रखनी पड़ेगी भाई, सब जगह पे। तो कुछ भी प्लानिंग करे, कुछ भी परफॉर्म करे, कुछ भी सुपरवाइजिंग, रिव्यूइंग, डॉक्यूमेंटिंग कुछ भी कर रहा होगा इंटरनल फंक्शन में, हर जगह पे तेरे को सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच तेरे को रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है तो प्लानिंग में सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन है लेकिन बाकी जगह पे नहीं रहा, हर चीज तेरे को वैसे ही करनी है जैसे एक ऑडिटर को करनी चाहिए। ठीक है। अब आता है सर इसके अंदर भी वही वाली बात, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम उसकी सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच को क्या कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है, कौन एक्सटर्नल ऑडिटर मेरा? तो आ जाओ सीखते हैं। दो पॉइंट्स है, सिंपल सिंपल से। क्या अगर आपने क्या देखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है एग्जिस्टेंस एंड एडिक्वेसी। मतलब ये क्या, देखो सिंपल सी बात है, अगर जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना वो क्या करता है, उसको पूरा काम दिया जाता है भाई तेरे को हर चीज डॉक्यूमेंट करनी है, फंक्शनल फाइनेंशियल के बारे में देख, ऑपरेटिंग के बारे में देख, कुछ भी देख, मैनेजमेंट के लिए भी तेरे को डॉक्यूमेंट करनी है और एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए भी डॉक्यूमेंट करनी है, और कल लॉ रेगुलेशन मांग लेगा तो भी तेरे को डॉक्यूमेंट करके रखनी है। तो इसलिए तू जो जो परफॉर्म करेगा, जैसे जैसे परफॉर्म करेगा, जो जो देखता है, तू चेक करता है किसी की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ये सही है या नहीं है, इसको वैल्यू सही करा गया नहीं करा गया, वो जो हमने ऊपर पढ़ा आइडेंटिफाई करना, रिव्यू करना, ये सब करना, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट करना भाई। तो यही बात यहाँ लिखी है क्या, कि फैक्टर्स के अंदर ऑर्डर को देखना पड़ता है क्या, कि एग्जिस्टेंस एंड एडिक्विटी होनी चाहिए किसकी, कि जो भी तेरे इंटरनल ऑर्डर के जो भी तूने प्रोसीजर या गाइडेंस वगैरह परफॉर्म करी है, तेरे को वो सारी डॉक्यूमेंट करनी है, कौन कौन से एरियाज के अंदर, जहां जहां पे तूने रिस्क असेसमेंट करी वो वाले एरियाज, जो तूने वर्क प्रोग्राम्स को चेक करा वो वाले एरियाज, तेरे को डॉक्यूमेंट करने हैं क्या क्या सारे इंटरनल कंट्रोल के जितने भी प्रोसीजर्स वगैरह तूने लगाए वो भी, और रिपोर्टिंग तेरी भी सारी की सारी क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। यही यहाँ बात यहाँ लिखी है, एग्जिस्टेंस, एडिक्वेसी एंड यूज ऑफ द डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर एंड गाइडेंस। मतलब बेसिकली जो भी तू इंटरनल ऑडिट के प्रोसीजर्स वगैरह को करेगा
करेगा, जो भी तू गाइडेंस वगैरह देगा, मतलब जो कंसल्टेंसी वगैरह करेगा, चाहे रिस्क असेसमेंट को लेके या किसी प्रोग्राम को लेके या फिर किसी किसको लेके, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करेगा, रिपोर्ट वगैरह देगा, वो सारी बातों को क्या करके रखना, डॉक्यूमेंट करके रखना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और दूसरा, एंड भाई याद रखना एक बात, अगर आपको याद होगा ऊपर हमने क्या पढ़ा था, किसमें सर, डिसिप्लिनरी वाले में, कि किस चीज को मत भूल जाना, क्वालिटी कंट्रोल को मत भूल जाना। तो वही बोला गया क्या, कि अप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए, वो भी चेक कर लेना, वो मत भूल जाना। मतलब अप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर भी किसके अंदर देखा जाता है, डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर देखा जाता है। तो कौन सी दो बातें, कि पहले एग्जिस्टेंस चेक कर लेना एंड एडिक्वेसी चेक कर लेना, कि तेरे को डॉक्यूमेंट करके चलना है क्या क्या, जो भी तू प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म करेगा। और अगर तू कोई गाइडेंस देता है, गाइडेंस किसके ऊपर देता है तू, जल्दी से, गाइडेंस रिस्क असेसमेंट के ऊपर देगा या किसी वर्क प्रोग्राम्स के ऊपर देगा, तो वो भी डॉक्यूमेंट करना, और प्रोसीजर्स को तो डॉक्यूमेंट करना ही करना है, साथ में अपनी रिपोर्ट को भी डॉक्यूमेंट करके चलना। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है, मतलब ये दोनों के ऊपर वो गाइडेंस देता है, ये वो डॉक्यूमेंट करता ही है, और रिपोर्ट तो डॉक्यूमेंटेशन में आती ही आती है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। और साथ में क्वालिटी कंट्रोल की अप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को भी डॉक्यूमेंट करके रखना है तेरे को, वो भी तेरे साथ में होने चाहिए। अगर तेरे को ये ओसीडी मिल जाए, अगर तेरे को ये ओसीडी मिल जाए, तो डेफिनेटली तू आईएफ का यूज कर सकता है। दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या क्लियर है? इसमें इन चारों के अंदर फैक्टर्स के ऊपर सेपरेट एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यस और नो? यस सर। चलिए, अब आता है सिंपल क्वेश्चन। क्या पूछ रहे, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ रहे, कह रहा है कब ऐसा हो सकता है कि तू नहीं यूज करेगा एक्सटर्नल लेटर आईएफ को, अगर ओसीडी नहीं मिलेगा। अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी सही नहीं है, नहीं यूज करूंगा। अगर उसकी कंपिटेंस नहीं है, नहीं यूज करूंगा। अगर वो डिसिप्लिन है, सिस्टमेटिक अप्रोच से नहीं काम करता है, नहीं यूज करूंगा। तो सिंपल सी बात है, जो आपने ऊपर पढ़ा ओसीडी, उसको नो करके लिख देना है। क्या लैक सफिशिएंट कंपिटेंस लैक हो सकती है, या फिर नॉट एडिक्वेटली सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी, मैनेजमेंट सपोर्ट ही नहीं करती, ऑब्जेक्टिविटी खुद हायर करती है, खुद ही कहती है सही से रिपोर्ट दियो, उसको रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती है, नहीं करूंगा। और डज नॉट अप्लाई सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, अगर आप नहीं लगाते हो तो आप आईएफ यूज नहीं कर पाओगे। मतलब सिंपल है, आईएफ यूज करना है, ओसीडी सही होना चाहिए। क्या ओ सही हो, सी और डी गलत हो तब चल जाएगा? नहीं, ओ सी डी तीनों सही चाहिए, वरना काम ही नहीं बनेगा। और अगर नहीं काम कर रहा तो तीनों में नो कर दो। क्या क्लियर है यहां तक? डन सर। चलिए, अब सर क्या क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा सा। क्या सर, जब आपने नेचर एंड एक्सटेंड की आप बात करते हो तो आपने डिटरमाइन करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। तो उसने क्वेश्चन पूछा है, पेपर में भी आया हुआ, क्या सर कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल्स ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर इंक्लूड द फॉलोइंग। मतलब सिंपल सी बात कह रहा है कि कुछ ऐसे एग्जाम, यार तूने इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में समझा दो दिया कि ओसीडी होगी तब यूज करना, कुछ एग्जांपल वगैरह दे दे, कहां पे ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कहता है कि भाई मैं इंटरनल ऑडिटर, तेरा काम, तेरे को काम दे दूंगा, तेरा काम मैं यूज कर सकता हूँ, किस किस एरिया में, मतलब उसको ज्यादा कंसर्न नहीं है। मतलब सिंपल बात कह रहा है, एग्जांपल ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनल फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर कहता है मैं तेरा काम यूज कर सकता हूं कुछ एरियाज के अंदर जो बिल्कुल क्लियर है। देखो, अगर आपने ऐसे ही इसका काम यूज करना है ना, तो वो इतना मेजर एरिया तो नहीं हो सकता। तो मतलब ऐसे एरियाज होंगे जो ज्यादा मेजर नहीं होंगे, जो मतलब है अगर ऑडिटर नहीं भी करेगा तो भी उसका काम चल जाता होगा। इन एरियाज के बारे में आप बात करिए, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल सी बात है, जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगा, उस वाले एरियाज के अंदर वैसे भी ऑडिटर को ज्यादा नहीं करना था, तो इंटरनल ऑडिटर का काम अगर उसने करके रखा हुआ है प्रोसीजर, तो वो यूज कर लूंगा, मुझे पता ही है रिस्क कम है, तो क्या ही गड़बड़ हो सकती है। यस और नो? बिल्कुल। तो वही वाली बात कही है। क्या अगर मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करनी होगी, तो ये तो वैसे इंटरनल ऑडिटर का मेन काम होता है, तो उसने जो काम करा होगा वही ले लूंगा। अगर उसने वही सही तरीके से नहीं किया होगा, ये तो मैं मान के नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है, टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, भाई तूने कंट्रोल्स वगैरह वैसे भी मैंने चेक नहीं करने थे ऑपरेटिंग वगैरह वाले, और जो मेरे एरियाज में आएंगे वो तो मैं देख ही लूंगा। तो क्या बाकियों के लिए वैसे भी मैं नहीं चेक करता, उससे ले लूंगा उसका काम, बिल्कुल ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह का क्या कर सकता हूँ मैं, उससे ले सकता हूँ, उसका काम यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल। फिर अगर मुझे सब्सटेंसिव प्रोसीजर के अंदर उसका काम यूज करना, मैं कर तो सकता हूँ। देखो यहाँ पे उसने बात करी रैप की, हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था, यस, रैप तो मैं लगा सकता हूँ। जब मेरे को फैप की बारी आती है ना यार, तो वो पार्शियल सब्स्टिट्यूट, मतलब मैंने पॉइंट पढ़ा है कि मैं पार्शियली सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा ऑडिट एविडेंस। तो वही बोला गया क्या, कि भाई सब्सटेंसिव प्रोसीजर तूने यूज करने कर लेना, लेकिन जहां पे सिर्फ लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व हो। अगर कहीं भी जजमेंट वाली बात आएगी ना, मतलब अकाउंटिंग एस्टीमेट पॉलिसीज, वो बड़े बड़े एरियाज, तब नहीं। कब एरिया, जब लिमिटेड जजमेंट है ना, जहां जजमेंट लगानी ही नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है, वहां पे यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर के अंदर तू किसकी हेल्प ले सकता है, इंटरनल ऑडिटर के वर्क की हेल्प ले सकता है, जो उसने आईए परफॉर्म करा है, वही अपने ऑडिट में यूज कर लो। ठीक है सर। तीसरा, फिर वो कहता है ऑब्जर्वेशन करने में, अगर तूने फिजिकल इन्वेंटरी अकाउंट चल रहा है और तूने ऑब्जर्व करना है, अरे तू ऑब्जर्व करे, इंटरनल ऑडिटर ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्वेशन ही तो करनी है कि हाँ भाई सही काउंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके लिए क्या जरूरत है कि मैं उसका काम यूज कर लूँ, अगर उसने करवा लिया ऑब्जर्व कर लिया काउंट, तो मैं क्या यूज कर लूंगा, कर लूंगा। तो बोला क्या, ऑब्जर्वेशन में आप फिजिकल
इन्वेंटरी अकाउंट में यूज कर सकते हो। फिर अगर तूने किसी भी एक्टिविटी से कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह को ट्रेस करना है पूरे के पूरे इतने सारे डेटा में, तो तू कहता है भाई इंटरनल ऑडिटर में तेरा काम यूज करूंगा, तूने एक्टिविटी देखी होती है, हाँ यार मैंने ट्रेस करी थी, ये रही, मैं उसका ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ट्रेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए मैं उसका काम यूज कर सकता हूँ। और लास्ट में अगर मैं उसे बोलता हूँ कि भाई सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए काम नहीं करने का, लॉ रेगुलेशन वगैरह का कंप्लाइंस भी देखने का, तो वो सारे उसने कंप्लाइंस देखोगे, क्या मैं उसको ले सकता हूँ? हाँ मैं ले सकता हूँ। वैसे ही मैं बहुत सारे कंप्लाइंस चेक कर भी नहीं रहा था, तो मैं वो सारे भी देख लेता हूँ। जो सिग्निफिकेंट रिस्क में कंप्लाइंसेस आते हैं वो मेरा काम होगा, लेकिन अदर देन दैट जो भी छोटे मोटे इसके अंदर यूजुअली का स्टैंडर्ड यूज होता है 250, जिसके अंदर वो देखते हैं कि ग्रेचुइटी वगैरह की कैलकुलेशन हो गई, लॉ रेगुलेशन के हिसाब से आपने सही कैलकुलेट किया है नहीं किया, ग्रेचुइटी सही पे करी है नहीं करी है, ये सारी चीजों के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, यूजुअली उसका काम यूज कर लेता हूं जहां पे जजमेंट कम इन्वॉल्व होती है। जजमेंट होगी तो डेफिनेटली मैं खुद करूंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एग्जांपल क्या आ जाता है कि एग्जांपल्स बता दो जिस केस में एक्सटर्नल ऑडिटर उसका काम यूज कर पाएगा, और ज्यादा अगर वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन का और ज्यादा उसमें ओसीडी वगैरह वो चेक ना भी करे तब भी, तो हाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए देख लेना, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में देखना होगा वहां पे जहां पे जजमेंट कम होगी। ऑब्जर्वेशन तू कर सकता है, ट्रांजेक्शन ट्रेस वगैरह तू कर सकता है, और लास्ट में कंप्लाइंसेस वगैरह लॉ रेगुलेशन को भी तू कर सकता है, मतलब मैं तेरा काम यूज कर लूंगा डायरेक्टली। ठीक है? यस सर। चलो जी, अब आगे चलते हैं सर। वही क्वेश्चन आ गया, ऊपर वाले का उल्टा कर दिया। अब तो ऊपर तो कह रहा था तो कौन कौन से एग्जांपल में यूज कर सकता है, अब ऐसे कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर उसका काम लेस यूज करेगा। मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर क्या यूज करना चाहता है, लेस ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। मतलब वो क्या कहता है, परफॉर्म मोर फॉर दैट वर्क डायरेक्टली। मतलब वो कहता है कि भाई मैं डायरेक्टली परफॉर्म करना चाहता हूं ये काम, रैदर देन मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करने की जगह। मतलब मैं किस किस एरिया में इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज नहीं करना चाहता हूं, रैदर देन मैं डायरेक्ट खुद करके देखना चाहता हूं। ऐसे कौन से एरियाज होंगे? जब ऊपर हमने कम जजमेंट का काम उसको दे दिया था, तो ज्यादा जजमेंट का काम हमने अपने पास रख लिया था। बहुत सिंपल है। क्या सर? जहां पे ज्यादा जजमेंट होगी, सिंपल सिंपल आ जाओ जल्दी से, जजमेंट ज्यादा होगी किस किस एरिया में? मतलब अगर तुमने क्या करना होगा, प्लान एंड परफॉर्म करने होंगे ऑडिट प्रोसीजर। अब अरे भाई एक्सटर्नल ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर प्लान एंड परफॉर्म करने का मेरे को खुद करना है भाई। मेरे को देखना है कहाँ पे मुझे 500 की हेल्प लेनी है, कहाँ पे 500 की हेल्प नहीं लेनी है, ये तो भाई मैं खुद ही करूंगा। मुझे तेरे को आईएफ तेरे को यूज नहीं करना। और अगर मुझे ऑडिट एविडेंस को मिले हुए को इवेल्युएट करना है, 450 लगाना है मुझे, स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करना है, ये वाला काम मैं क्या उसको दे दूं? नहीं, मैं उसको नहीं दूंगा, मैं खुद करूंगा। मतलब जो भी मुझे ऑडिट एविडेंस मिला होगा, अगर मुझे उसको इवेल्युएट करना है या मुझे कौन सा ऑडिट प्रोसीजर को प्लान एंड परफॉर्म करना है, जहां पे जजमेंट ज्यादा होगी, वो सारे काम कौन रखेगा? मैं अपने पास रखूंगा। तो जजमेंट वाले बात में दो पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। जजमेंट इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, इसकी जजमेंट मेरे ऊपर रहेगी हमेशा, एक्सटर्नल ऑडिटर के ऊपर रहेगी। और दूसरा, इवेल्युएट करना ऑडिट एविडेंस के केस में भी किसके ऊपर रहेगी? हमेशा किसके ऊपर रहेगी? स्टैट्यूट वाला एक्सटर्नल ऑडिटर के ऊपर रहेगी। इंटरनल ऑडिट फंक्शन को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है सर। फिर जहां पे भी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा मिलेगा, वो काम मैं करूंगा, तू नहीं करेगा। फिर जहां पे तेरी ऑब्जेक्टिविटी में मुझे क्या लगा, बायसनेस वगैरह नजर आई, वो काम तू नहीं करेगा, मैं करूंगा। और जहां पे तेरा कंपिटेंस मुझे लोअर लगा, वहां पे भी तू काम तू नहीं करेगा, मैं करूंगा। तो दो पॉइंट तो बहुत सिंपल है। ऊपर हमने क्या बात करी थी, ऑब्जेक्टिविटी अच्छी होगी तो तेरा काम यूज करेंगे, तो मतलब अगर ऑब्जेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी नहीं करेंगे, और उसका कंपिटेंस अच्छा नहीं होगा नहीं करेंगे। यहाँ पे बोला पॉइंट भी आ सकता है, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच से काम किया होगा तो भी नहीं करेंगे, वो भी चलेगा। और क्या मेन क्या है, जजमेंट अगर जहां ज्यादा यूज हो रही है वहां पे तेरा काम यूज नहीं करूंगा। जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी बिकॉज वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, वहां पे भी तेरा काम यूज नहीं करूंगा। क्या पॉइंट क्लियर है सर? यस। 4 नंबर का पेपर में आना ही आना है, पेपर में क्वेश्चन कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो ढूंढ याद रखना है। ठीक है सर, कहां कहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज नहीं करता। ऊपर क्या था, यहाँ पे देखो दो बातें हैं। ये कह रहा है मैं कौन कौन से एरिया में डायरेक्टली काम करना चाहता हूं। यहाँ पे एक होता क्या, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज नहीं करता की बात आती है, जब हमने पढ़ा था जहां पे उसको ओसीडी नहीं मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होने का। सर क्या कहना चाहते हो आप? मैं तुम्हें पता है ना मुझे पेपर में तुम क्या कर गया होगा, अच्छे से जानता हूं मैं तुमको। सर कौन कौन से सर्कमस्टांसिस हैं जहां पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन नॉट बी यूज? आईएएफ कहां यूज नहीं हो सकता? जहां पे ओसीडी नहीं मिलेगा। ये तो ये एक ही आंसर था। अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, क्लियर करो मुझे। सर्कमस्टांसिस एक्सटर्नल ऑडिटर शेल प्लान टू यूज लेस ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ऐसा नहीं कह रहा यूज नहीं कर सकता, ओसीडी नहीं मिलेगी यूज नहीं कर सकता भाई इंटरनल फंक्शन को। यहाँ पे वो कह रहा है क्या, टू यूज लेस ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड परफॉर्म मोर ऑफ द वर्क बाय हिमसेल्फ। तो एक्सटर्नल ऑडिटर खुद से ज्यादा करना पाता है, उसका काम कम यूज करना चाहता है। जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आंसर कौन सा आएगा? यहाँ पे भी आ रहा है ओसी, तो यहाँ पे भी लिख दिया जब ओसीडी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट्स और हैं जो हमें याद रखने हैं, जजमेंट ज्यादा और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट सिग्निफिकेंट रिस्क के केस में ज्यादा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। फिर सर यूजिंग द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अब मुझे अगर मैंने डिसाइड कर लिया एंड में कि भाई मेरे को उसका काम यूज करना है, उसका ओसीडी मुझे मिल गई, बढ़िया मिल गई, मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करना चाहता हूं, इफ द आंसर कम्स यस। अगर आपको उसका इंटरनल फंक्शन को यूज करना है तो ऐसा नहीं है कि आपने सीधा बोला और उससे सारा कुछ ले लिया, नहीं। जब आप कभी किसी का काम यूज करना चाहते हो तो उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है भाई? देखो डिस्कस करो।
आपको उसे प्लानिंग स्टेज के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। हमें याद है, हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई कुछ भी स्टार्ट होता है तो प्लानिंग से इंक्लूड करके चलना पड़ता है। मेनली कोऑर्डिनेशन का इशू आएगा। तो आप क्या बोला, सिंपल बोला, डिस्कस। देखो ये एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा हुआ है, जो नीचे वाला है मेन, ऊपर वाले 3 पॉइंट्स है। डिस्कस कर उसका वर्क टू बी यूज, हाउ टू यूज, कि भाई मैं तेरा वर्क कैसे यूज करने वाला हूं, पहले मैं इसकी डिस्कशन करूंगा। ठीक है, आप क्यों डिस्कशन करते हो? क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है कि जो मैंने अपनी एक्टिविटीज करनी है, वो एक्टिविटीज जो मैं तेरा काम यूज करने वाला हूं, एटलीस्ट उन दोनों में कोऑर्डिनेशन रहे। मतलब ऐसे पता चले मैं कुछ करके रख दूं, फिर मैं तेरा काम यूज करूं, मुझे लगा यार मैंने ये क्यों ही किया, ये तो यहीं से पता चल गया। तो इसलिए पहले आप उसे डिस्कस करो कि भाई तेरा किस लेवल का काम मैं यूज करने वाला हूं, कितना काम मैं यूज करने वाला हूं, ताकि मेरी अदर एक्टिविटी जो मैं परफॉर्म करने पा रहा हूं, उन दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाए। बढ़िया। फिर रीड करो उसकी रिपोर्ट्स टू डिसाइड कि भाई नेचर एक्सटेंड मेरा क्या रहेगा। फिर रीड रिपोर्ट्स, ये वाला पॉइंट लिखा, ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन फॉर वर्क ऑफ द ईए प्लान्स टू यूज। फिर आप क्या करोगे, आप उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखोगे, उसकी रिपोर्ट्स आपको पता चल जाएगा अच्छा इसने किस किस ऊपर क्या क्या कमेंट दिए, उसके बेसिस पे आप अपना नेचर और एक्सटेंड को क्या कर सकते हो, अपने प्रोसीजर का नेचर एंड एक्सटेंड डिसाइड कर पाओगे। बढ़िया। और लास्ट में परफॉर्म करोगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, किस लिए, टू चेक इट्स एडिक्वेसी। अब आपने जो रिपोर्ट में लिखा है वो रिपोर्ट में एक्चुअली में सही है या नहीं है, पता चले आप उसकी रिपोर्ट पढ़ के अपने प्रोसीजर का नेचर और एक्सटेंड बदल दो, और एक्चुअली में उसने जो रिपोर्ट बनाई वो एडिक्वेट भी नहीं थी। तो आपको उससे पहले अपनी क्या करनी पड़ती है, एडिक्वेसी चेक करनी पड़ती है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए कि इसने जो रिपोर्ट बनाई है वो सही बनाई है। मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने अपना काम जो करा है वो सही तरीके से करा भी है या नहीं करा है। ठीक है, बट बिफोर दैट उसकी एडिक्वेसी को चेक कर लेना। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या, सिंपल सी बात है। जब आप डिसाइड कर लो कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन को आप यूज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप जाके डिस्कस करेंगे कि आपको मैं किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक मैं तेरा काम यूज करने वाला हूं, ताकि मैं कोऑर्डिनेट कर पाऊं अपनी एक्टिविटीज के साथ में। बढ़िया। दूसरा, अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया और डिस्कस कर लिया तेरे से, उसके बाद मैं तेरी रिपोर्ट्स को पढ़ूंगा, अपना नेचर एक्सटेंट को डिसाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करूंगा कि जो तूने रिपोर्ट बनाई है वो एक्चुअली में एडिक्वेट है या नहीं है, मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। यही 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्या डन है सर? इतना इंपॉर्टेंट है? नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने क्वेश्चन बना रखे, जो आपने ये बोला ऊपर में डिस्कस करना चाहते हो उसे, प्लान्ड यूज ऑफ इट्स वर्क, भाई मैं तेरे को मैं डिस्कस करता हूँ कि तेरा काम मैं कैसे यूज करूंगा। वो कहता है आप जो डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन की आपने बात करी, इसके अंदर आप क्या क्या करते हो, इसके अंदर बता दो। तो देखो यार, सिंपल है। जब आप उसे डिस्कस कर रहे हो कि भाई मैं तेरा काम किस एक्सटेंट तक यूज करूंगा, तो उसके अंदर आप उसे क्या बेसिकली डिस्कस करते हो, उसका टाइमिंग, उसका नेचर, उसका टाइमिंग, उसका एक्सटेंट। तो बेसिकली एनटीई ऑफ द वर्क। आप उसे क्या करोगे, जब आपने उसे बोला कि मैं इंटरनल फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, हाँ, तो आप उसे बोलोगे भाई डिस्कस कर लेते हैं मैं तेरा काम कैसे यूज करने वाला हूँ। मतलब मैं तेरे काम की क्या नेचर, तेरे काम की क्या टाइमिंग, तेरे काम का एक्सटेंड क्या रहेगा, जो तूने परफॉर्म करा है उसको मैं कैसे यूज करूंगा, प्लस जो भी तूने काम करा उसको तूने डॉक्यूमेंट कराना चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेड मेरे पास आ जाना चाहिए। मतलब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म, तो तेरी डॉक्यूमेंटेशन रहनी चाहिए मेरे पास, ताकि मैं देखता रहूं तूने बोला काम कैसे कैसे करा है, सारे डॉक्यूमेंट लगा देना, जो भी एविडेंस मिले लगा देना। ठीक है सर। तो पहले नंबर पे सर, जब भी आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज करना चाहते हो, पहला पॉइंट आता है डिस्कस करो प्लान्ड यूज की, भाई तेरा काम मैं किस तरीके से यूज करने वाला हूं, उसका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, मतलब डिस्कशन में आएगा, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी डिस्कशन में आएगी। आगे यस सर। उसके बाद आप दो चीजें करोगे, मटीरियलिटी और सैंपलिंग। सिंपल। मटीरियलिटी बता दो भाई, जो भी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन ए बी और डी के लिए, भाई किस किस ट्रांजैक्शन के लिए, किस किस बैलेंस के लिए, किस किस डिस्क्लोजर के लिए मैं तेरा काम चेक करूंगा, वो देख ले। मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए करना चाहता हूं, या किसी पर्टिकुलर एजर्शंस लेवल के लिए करना चाहता हूं, ये आप क्लियर करोगे उसको डिस्कशन में। और कि कौन कौन से प्रपोज मेथड ऑफ द सिलेक्टेड सैंपल साइजेस, मतलब तूने सैंपलिंग मेथड कौन कौन से यूज करे, ये भी मैं क्या करूंगा तेरे से डिस्कस कर लूंगा, ताकि मुझे पता हो तूने सैंपलिंग कहां कहां लगाई है और कहां कहां नहीं लगाई। और लास्ट में क्या है, मैं रिव्यू और रिपोर्ट करूंगा तेरी प्रोसीजर को, ये भी आप उसे क्या करते हो डिस्कशन में बता देते हो कि भाई क्योंकि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए एडिक्वेसी के लिए, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं तेरे रिपोर्ट और तेरे प्रोसीजर्स वगैरह को रिव्यू भी करने वाला हूं, ताकि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए। तो सर क्वेश्चन क्या आता है पेपर के अंदर, कि जब भी ऑडिटर को क्या करना है, डिस्कस करना है उसका प्लान स्कोप, तो उसके अंदर वो डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या क्या बातें करता है, एड्रेस क्या क्या करता है, किन किन चीजों को एड्रेस करता है, किसके अंदर डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन करते हुए विद द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। मतलब आपने इंटरनल ऑडिट फंक्शन को लगाने के लिए जब हाँ करी, तो उस डिस्कशन और कोऑर्डिनेशन में आप क्या क्या चीजों के बारे में बात करोगे। पहला, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट उसके वर्क का, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, तो मैं उसकी प्रोसीजर, उसकी रिपोर्ट्स को रिव्यू भी करूंगा। मटीरियलिटी और सैंपलिंग के मेथड्स के ऊपर भी डिस्कशन कर लूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। चलिए सर, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, बड़ा प्यारा सा, सिंपल सा, बोलता है क्या, कि जब आपने कोऑर्डिनेशन करनी है बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटर एंड द इंटरनल फंक्शन इज इफेक्टिव, तो वो इफेक्टिव कब मानी जाएगी, कि एक्चुअली में जो कोऑर्डिनेशन आप लोगों की चल रही है वो एक्चुअली में इफेक्टिव है भी या नहीं है, कब मानी जाएगी। देखो ये पहले जो पॉइंट था, ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा डिस्कशन के ऊपर था।
पहला पूरा का पूरा ऊपर किसके ऊपर था, डिस्कशन के ऊपर, कि आप डिस्कशन के अंदर क्या क्या लाओगे, उसका नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ले आऊंगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ले आऊंगा, मटीरियलिटी ले आऊंगा, सैम्पलिंग मेथड्स ले आऊंगा, और उसे ये भी बता दूंगा कि भाई तेरा मैं क्या करने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ प्रोसीजर एंड रिपोर्ट्स को। ये तो क्लियर हो गया। अब आता है जब कोऑर्डिनेशन कैसे करोगे एक्सटर्नल के और इंटरनल ऑडिट फंक्शन के ऊपर, तो सिंपल सी बात है, उसे इफेक्टिव कर, मतलब कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव कब होगी, वो कोऑर्डिनेशन तब इफेक्टिव होगी जब आप उसको एप्रोप्रिएट इंटरवल पे डिस्कशंस को करोगे। मतलब ये बोला गया है कि भाई देखो, इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर ऐसा ना हो तुम साल में एक बार मिल रहे हो। ट्राई करना, अगर तुमने दूसरा काम करना ही है और तुमने डिसाइड कर लिया, तुम डिस्कस कर ही रहे हो, तो एक टाइम मान लेना कि भाई महीने में एक बारी या 2 महीने में एक बारी या क्वार्टर में एक बारी हम किस तरीके से अपनी बातों को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये नेचर टाइम एंड एक्सटेंट, ये रिपोर्ट्स वगैरह को रिव्यू करना, तू मुझे शेयर करना, मैं तुझे शेयर करूंगा, ये हम किस लेवल पे करेंगे, तो अप्रोप्रिएट इंटरवल्स पे आपकी डिस्कशन होनी चाहिए ताकि आपको पता हो क्या चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर को बोला भाई तेरा काम है इन्फॉर्म करना इंटरनल ऑडिटर को सारे के सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो तेरे को मिलेंगे ऑडिट करते हुए, और उल्टा इंटरनल ऑडिटर को बोला भाई तेरा काम भी है सारे के सारे सिग्निफिकेंट मैटर जो तेरे को मिलेंगे इंटरनल ऑडिट करते हुए, तेरे को एक्सटर्नल ऑडिटर को भी बताना है, और साथ में अपनी रिपोर्ट्स भी देनी है उसको कि तूने रिपोर्ट्स में उस चीज को कैसे क्या करा है, उसको पूरे मैटर्स को कैसे डॉक्यूमेंट करा है। तो सिंपल सी बात बोली क्या, कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको एप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल्स पे कोऑर्डिनेट करता रहना चाहिए, डिस्कस करते रहना चाहिए। एक्सटर्नल ऑडिटर को सब कुछ इंटरनल ऑडिटर को बता के चलना चाहिए जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे, और इंटरनल ऑडिटर को एक्सटर्नल ऑडिटर को बता के चलना चाहिए। मतलब बेसिकली बोला, टू वे कम्युनिकेशन रखोगे तो बेटर कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा। यस और नो? यस सर। यहां पे आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन का एरिया हो जाता है खत्म, यहां हो जाता है खत्म। ठीक है, अब आता है सर छोटा सा टॉपिक है जो डायरेक्ट असिस्टेंट, छोटा बट धमाकेदार, बहुत धमाकेदार। ठीक है, तो सर अब कहीं ना कहीं मुझे इंटरनल फंक्शन, तो मतलब उसका किया हुआ काम मैं कितना यूज करता हूं, कैसे यूज करता हूं, कब करता हूं, कब नहीं करता हूं, ये मेनली डिस पे डिपेंड करता है, मेरा ओसीडी पे डिपेंड करता है जो मैंने ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, उससे ओसीडी से ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सीएसआर पढ़ा था, सिंपल सी बात है, और हमने ओसीडी पढ़ा, मेन हमने दो एरियाज पढ़े और हमने एक काम कर लिया। क्लियर है? यस सर। अब आ जाओ सर, मुझे इंटरनल ऑडिटर का करा हुआ काम नहीं यूज करना, फिर क्या करना है, मुझे इंटरनल ऑडिटर को बताना है कि मुझे उसका काम में क्या क्या हेल्प चाहिए, उससे किस किस एरिया में हेल्प चाहिए, और एक्चुअली में मैं उसे क्या करूंगा, डीएसआर करूंगा, मतलब मैं उसको डायरेक्ट करूंगा, मैं उसको सुपरवाइज करूंगा, मैं उसे काम को रिव्यू करूंगा, तब जाके मैं उसका काम मानूंगा, वरना मैं उसका काम यूज नहीं करूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप उसे अपना काम जैसे आपने करवाना है वैसे करवाना चाहते हो, हाँ जी ठीक है। पर तब ध्यान रखना ये क्या नहीं होना चाहिए, लॉ रेगुलेशन से प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए, ये बात हमें याद है। ठीक है जी, चलिए जी। तो उसे क्या बोला गया सर? हम्म, अच्छा, चलिए, तो सर सिंपल सी बात क्या करी, अब ये बोला गया क्या कि देखो सर ऐसा है, अगर आपने एक इंटरनल ऑर्डर का काम यूज करना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है उसकी ऑब्जेक्टिविटी की। तो सिंपल होता है, आप एक बार ये देख लेना कि उसके थ्रेट पे, उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, और उसके रिलेटेड आप क्या कर सकते हो कि इंक्वायरी कर लेना। आप जब भी आप इंटरनल ऑर्डर का काम यूज करना चाहते हो, सबसे पहला स्टेप होता है आप उसे पूछ लो, भाई देख इंटरनल ऑर्डर में तेरा काम तभी यूज करूंगा अगर तू इंडिपेंडेंट वाला बंदा है, अगर तू कहीं ना कहीं तेरी ऑब्जेक्टिविटी में कुछ बायसनेस वगैरह है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो भाई सिंपल सी बात है, तू मुझे क्लियरली बता दे, मैं तेरा काम यूज नहीं करूंगा, मैं अपना काम खुद से कर लूंगा जैसे करना होता है, मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए। तो सिंपल है। तो वेन एवर यू गो विद द कौन से ऑप्शन के साथ, कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन में जाना चाहो चाहे इंटरनल ऑडिटर के ऊपर जाना चाहो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओ ऑब्जेक्टिविटी। तो यहां भी क्या बोला गया कि आप अगर उसकी थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो इंटरनल ऑडिटर से रिगार्डिंग द इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप, कि भाई तेरा कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट, या तेरा कोई रिलेशनशिप, कोई तू मैनेजमेंट के करीब वगैरह है तो मुझे बता दे, तेरा कहीं से भी रिलेटेड पार्टी बनता है तो मुझे बता दे, अगर तू इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो मैं तेरा काम यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे तेरा काम चाहिए भी नहीं है। क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहले अगर आप उसे डीएसआर करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे बात कर लेना। ठीक है, तो सिंपल लिखा गया क्या, एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज, नहीं यूज करना इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए, कब, अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट है या फिर उसकी कंपिटेंस। तो यहाँ पे कोई दोनों बातें करी गई, वही दोनों बातें करी गई सर। यहाँ पे किस किस की बात करी गई सर, ऑब्जेक्टिविटी की बात भी करी, कंपिटेंस की बात भी करी, लेकिन सर डी की बात नहीं करी, क्यों? क्या सर यहाँ पे आ सकता है डी? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन वाली जो अप्रोच थी, वो उस वाले केस में वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने अपना काम खुद से करना था। जब उसे खुद से करना था तो हमने देखना था एक्चुअली उसकी अप्रोच डिसिप्लिन है भी है या नहीं है। अरे भाई यहाँ पे तो मैं ही उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं ही उसको सुपरवाइज कर रहा हूँ, मैं ही रिव्यू कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच चाहिए ही नहीं, मैं जो बताऊंगा वो अप्रोच चाहिए, इसलिए यहाँ पे डी नहीं आया, सिर्फ ओ और सी आया। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया। चलो सर, ये तो चीज आपने अच्छी बता दी, ये बातें नहीं हमें पता होती छोटी छोटी, बस बढ़िया बढ़िया। चलो सर,
अब वही क्वेश्चन सर, फैक्टर बोल लो। द एक्सटर्नल ऑडिटर शेल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू परफॉर्म प्रोसीजर। सर डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर उसको कहा नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। किस किस केस में कि तूने क्या नहीं लेना, डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना, कब नहीं लेना बता दो भाई। जिस केस में तेरी सिग्निफिकेंट जजमेंट ज्यादा होगी, वही वाले पॉइंट ऊपर वाले, कुछ नया नहीं है। जहां जहां पे भी सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, मतलब सिग्निफिकेंट कुछ रिस्क होंगे तभी सिग्निफिकेंट जजमेंट आएगी। तो बेसिकली जहां जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, उस एरिया में तूने डायरेक्ट असिस्टेंस किसकी नहीं लेनी चाहिए, इंटरनल ऑडिटर की नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तेरा हाई है, किस रिलेटेड, जजमेंट रिलेटेड, मतलब यहाँ लिखा हुआ है वेयर द जजमेंट, ठीक है ना। तो रिस्क रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई होना किस केस में, जहां जजमेंट ज्यादा होना तेरे ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड, या फिर अगर तूने ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट करना है। क्या हमने ये वाली बात पढ़ी है? यस पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी चीज और ऐड कर दी, क्या कि जहां पे तूने जो ऑडिट एविडेंस गैदर करने है ना, वो क्या हो, मोर देन लिमिटेड हो। मतलब कहीं ना कहीं लिमिटेड जो ऑडिट एविडेंस होते हैं वो तो ठीक है, अगर तेरे को लिमिटेड से ज्यादा ऑडिट एविडेंस वगैरह चाहिए, क्योंकि वो जजमेंट वगैरह केस में तेरे को एक्स्ट्रा ऑडिट एविडेंस चाहिए कि जजमेंट एक्चुअली में सही है या नहीं है, उस केस में तो कभी भी किसका काम यूज नहीं करना चाहिए आपको, इंटरनल ऑडिटर का काम एज अ डायरेक्ट असिस्टेंट से भी नहीं लेना चाहिए। मतलब आप उसे इवन डायरेक्ट सुपरवाइज करने के बावजूद भी बोला गया कि तू ही डायरेक्ट कर, तू ही सुपरवाइजर, तू ही रिव्यू कर, फिर भी बोल रहा है कि कब यूज मत करना उसका काम। ये क्वेश्चन फेवरेट है इसे का, कब नहीं करना, जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर तू खुद करेगा, तू किसी से नहीं करवाएगा, ठीक है। दूसरा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई मिली क्योंकि जजमेंट तेरी हाई लग रही थी, और किस केस में, जो तूने प्लान एंड परफॉर्म करने थे ऑडिट प्रोसीजर उस केस में, या फिर तेरे ऑडिट एविडेंस जो तूने ऑब्टेन करने थे जहां पे तेरे को मोर देन लिमिटेड कहीं ना कहीं लग रहा था। तो इवेल्युएट करते हुए तो गैदर करे तूने ऑडिट एविडेंस, मोर देन द लिमिटेड ऑडिट एविडेंस चाहिए, उस केस में भी कभी भी यूज नहीं करना किसको, इंटरनल ऑडिटर को, ठीक है सर। तीसरा, सिंपल है, फिर तो खत्म हो गया। क्या, रिलेट टू वर्क, और दूसरा है रिलेट टू डिसीजन। तो भाई अगर तेरे को क्या नहीं करना, इंटरनल ऑडिटर को तब यूज नहीं करना है जब कोई जो वर्क हो वो ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर कर चुका है। मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज नहीं करना, क्लियरली यहाँ पे बोलना चाहता है कि आईएएफ, अगर वो चीज आईएएफ हो चुकी है, मतलब वो चीज ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर करके मैनेजमेंट को दे चुका है, उसके बारे में रिपोर्ट बना चुका है, सब कुछ कर चुका है, तो फिर तू उसे क्या डायरेक्ट सुपरवाइजर रिपोर्ट करेगा जब वो ऑलरेडी करके रिपोर्ट बना के खड़ा है। तो इसका मतलब वर्क वेयर आईए इन्वॉल्व एंड रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट ऑडिट, अगर उस काम के अंदर आईए खुद इन्वॉल्व है, उसने वो काम खुद करके उसकी रिपोर्ट वगैरह मैनेजमेंट वगैरह को सबमिट भी कर दी है, जब ऑलरेडी वो काम परफॉर्म कर चुका है ना, तो कोई फायदा नहीं है उसको डायरेक्ट सुपरवाइज और क्या करने का, रिव्यू करने का। तो यही बोला गया, रिलेट टू वर्क विद इंटरनल ऑडिटर्स हैव बीन इन्वॉल्वड एंड व्हिच हैज ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट। तो कोई काम ऐसा जो वो ऑलरेडी कर चुका है, मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन में चला गया, हो गया, तो इसका मतलब उसको काम, उसको क्या नहीं करना तेरे को, एज एन क्या नहीं, डायरेक्ट सुपरवाइज एंड डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में क्या बोला गया कि भाई अपने डिसीजन जो एक्सटर्नल ऑडिटर तूने लेने होते हैं, वो अपने डिसीजन तो उससे मत दिलवाने लग जाइए। मतलब बोला गया क्या कि जो डिसीजन एक्सटर्नल ऑडिटर ने लेने होते हैं, जो एसए बोलते हैं उसको लेने के लिए, ऐसे बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट लगा के ये डिसीजन लेना, ये इस तरीके से वैल्यूएट करना, भाई जो स्टैंडर्ड का काम है ना, वो एक्सटर्नल ऑडिटर तेरे लिए भी बना है, तो तेरे को ही करना है, तो किसी और से मत करवाने, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के गले मत डालना, जो तेरा काम है तेरे को ही करना है। तो वही वाली बात बोली, रिलेट टू डिसीजंस एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद द एसए रिगार्डिंग द यूज ऑफ द आईएफ और डीए। मतलब तूने कहीं भी क्या नहीं करना, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का या फिर डायरेक्ट असिस्टेंस का काम नहीं करना है। मतलब अपने डिसीजंस को तूने किसके बेसिस पे नहीं लेना है, इंटरनल ऑडिटर के को क्या करने को नहीं देना है, तूने खुद ही अपने डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि एंड में तेरी रिपोर्ट है और तू ही उसके लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं लायबल माना जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। तो सर चार बातें कौन कौन सी जल्दी से मेरे साथ साथ पेपर में आएगा, किस किस केस में डायरेक्ट असिस्टेंस के किस किस केस के अंदर उसका काम यूज नहीं करता वो। पहला, सिग्निफिकेंट जजमेंट का ज्यादा होना। दूसरा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का ज्यादा होना, जिसके अंदर जजमेंट ज्यादा है, किसके रिलेटेड, ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड, और इवेल्युएट करने में ऑडिट एविडेंस जो मोर देन लिमिटेड होंगे, ठीक है सर। तीसरा, अगर वो वर्क ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर ने खुद इन्वॉल्व है और वो ऑलरेडी उसको रिपोर्ट भी कर चुका है, उसके बेसिस पे उसे क्या नहीं करना, यूज नहीं करना। लास्ट में, जो भी डिसीजन है जो उसे अकॉर्डिंग विद ऐसे खुद लेने होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर को, उसके लिए वो क्या नहीं यूज करता, ना तो आईएफ यूज करता है, ना ही डायरेक्ट असिस्टेंस को यूज करता है। क्या क्लियर है सर? यस। अब सर आता है, जैसे तूने डायरेक्ट असिस्टेंस, वैसे तो ये से ऊपर आता है, प्रायर मतलब यहाँ पे आना चाहिए, क्या कि जैसे तूने डिसाइड करा कि तू डायरेक्ट असिस्टेंस को यूज करेगा, तो क्या तू ऐसे ही बस यूज करने लग जाएगा, सिंपल बोलेगा वो इंटरनल ऑडिटर कल से मेरे लिए काम करियो? नहीं, आपको क्या लेना पड़ता है, आपको रिटर्न एग्रीमेंट लेना पड़ता है। पहले बार याद रखेंगे, जब भी आपने डायरेक्ट असिस्टेंस लेने के लिए क्या ले सोचा कि मैं डायरेक्ट असिस्टेंस लूंगा इंटरनल ऑडिटर का, तो उसको लेने से पहले आपको क्या लेना पड़ता है, आपको डायरेक्ट असिस्टेंस लेना, आपको क्या लेना पड़ता है, सॉरी, आपको रिटर्न एग्रीमेंट लेना पड़ता है दो चीजों, दो बंदों से। किससे? सिंपल बात है, एक तो वो मैनेजमेंट का बंदा है तो एंटिटी से लेना पड़ेगा, एक उससे खुद से लेना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर की, भाई मैं तेरे को डायरेक्टली यूज करना चाहता हूं। तो सिंपल वाला पढ़ लेते हैं, इंटरनल ऑडिटर से ले लेना क्या, और उसे बोलना भाई देख भाई मैं तेरा डायरेक्ट असिस्टेंस क्या लेना चाहता हूँ, तेरा डायरेक्ट असिस्टेंस मुझे चाहिए, मैं यूज करूंगा तेरा काम, मैं तेरे को डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू करूंगा, लेकिन तेरे को मेरे से प्रॉमिस करने होंगे। तो क्या
कि तू कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा और तेरी कोई भी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर थ्रेट तेरे को नजर आता है तो सबसे पहले आके मुझे बताएगा। अगर मेरे को थ्रेट लगेगा तो मैं तेरा काम यूज नहीं करूंगा। तो सिंपल है। पहले किससे रिटर्न एग्रीमेंट लेते हो? इंटरनल ऑडिटर से। क्या बोल के कि भाई तू कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। मेरे क्लॉज में भी आता है प्रोफेशनल एथिक्स में, तू भी ऑडिटर है, तेरे क्लॉज में भी आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है जो मेरी तेरी सिग्निफिकेंट मैटर्स के बारे में बातें होंगी वो तू मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचाएगा। क्लियर है? क्लियर है। तो इंटरनल ऑडिटर को क्या बोला? तेरे साथ रिटर्न एग्रीमेंट लूंगा, तू कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, तेरी मेरी बातें हमारे बीच रहेंगी और साथ में अगर तेरी ऑब्जेक्टिविटी में मैनेजमेंट थ्रेड लगाती है, बोलते अगर तूने नहीं बताया हम तेरी रेम्यूनरेशन बंद कर देंगे या तेरे को निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी होता है तो मुझे आके बताएगा ताकि मैं तेरे से डिस्कशन करनी बंद कर दूं। क्लियर है? यस सर। और दूसरा फिर एंटिटी को बोला, क्या एंटिटी को बोला भाई देखो ऐसा है, मुझे क्या करना है, मुझे इंटरनल ऑडिटर को क्या करना है, डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज करना है। तो मैं तुमसे क्लियरली बताना चाहता हूं क्या, कि तुम क्या करना इंस्ट्रक्शंस को, कि क्या इंटरनल ऑडिटर फॉलो द एक्सटर्नल ऑडिटर इंस्ट्रक्शन की। पहले मैं क्लियरली कर रहा हूं कि जो तुम्हारा इंटरनल ऑडिटर है वो मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, क्योंकि मैं उसे डायरेक्ट सुपरवाइजर क्या करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, रिव्यू करने वाला हूं। और दूसरा एंटिटी, ओ एंटिटी तेरे को इंटरवीन नहीं करने का, तुझे इंटरवीन नहीं करने का। फिर क्या बोला? एंटिटी से आप रिटर्न एग्रीमेंट में क्या लेते हो कि मैं उसको इंस्ट्रक्ट करूंगा, तो मुझे इंस्ट्रक्शन करने से नहीं रोक सकते क्योंकि मुझे डीएसआर करना है। और दूसरा, तुम्हें हमारे बीच में इंटरवीन नहीं करना। क्यों? उसे यहाँ पे जो बोला कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने का मतलब ये है कि भाई वो कॉन्फिडेंशियलिटी तभी मेंटेन कर पाएगा अगर तुम उसे इंटरवीन नहीं करोगे, मतलब तुम उसे बार बार पूछोगे नहीं तो। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो रिटर्न एग्रीमेंट लेना पड़ता है क्या? डायरेक्ट असिस्टेंट के केस में लेना पड़ता है। जब आप उसे रिटर्न एग्रीमेंट लेते हो तो उसमें किससे लेते हो? एंटिटी से भी, इंटरनल ऑडिटर से भी। इंटरनल ऑडिटर से डिमांड क्या होती है? कॉन्फिडेंशियलिटी की। और दूसरा किसकी? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। और साथ में क्या करना, जल्दी से बता दो मुझे, देख लो यार तुम लोग। और ऑब्जेक्टिविटी सर, ओसी, वही वाली बात है, बस कंपिटेंस की जगह कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाता है। और सेकंड में क्या है, अगर आपने एंटिटी से करना होगा तो बोलोगे क्या, कि वो मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और तुम लोग इंटरवीन नहीं करोगे। क्या बात क्लियर है? लिख के दे दो रिटर्न एग्रीमेंट में, मैं उसका काम यूज कर लूंगा। और कब यूज नहीं करूंगा? अपने डिसीजंस उससे नहीं दिलवाऊंगा, उसका ऑलरेडी हुआ हुआ काम के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लूंगा, उससे नहीं करवाऊंगा। सिग्निफिकेंट जजमेंट ज्यादा होगी तो उसका यूज नहीं करूंगा। और अगर मुझे कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट हाई लगती है ऑडिट एविडेंस के केस में, ऑडिट प्रोसीजर के केस में, तो भी जहां जजमेंट ज्यादा होगी वहां भी उसका काम यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। बिल्कुल सर। एक छोटा सा पॉइंट है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एक होते हैं इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये दो टर्म्स हैं जिसमें यूजुअली हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। बड़ी टर्म कौन सी मैं पहले बताया था? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इट्स अ बिग टर्म। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसके अंदर फाइनेंशियल कंट्रोल्स के अंदर एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है जिसके ऊपर लगे हुए कंट्रोल्स। तो सिंपल सी बात है, हु इज अ वाइडर टर्म, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज अ वाइडर टर्म और दूसरी नैरो टर्म है। ठीक है सर, ठीक है। ये हमारे एक लॉ के अंदर सेक्शन आता है 143(3)(i करके, जिसके अंदर उसे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इसके ऊपर ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, रिमार्क्स देने पड़ते हैं कि हाँ यार सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये लॉ बोलती है उसको करने को। वही वाली बात यहाँ लिखी है बेसिकली, कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो ब्रॉडर टर्म है उसके अंदर क्या क्या आता है देखो, तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रिलायबिलिटी है या नहीं है, इफेक्टिवली ऑपरेशंस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मतलब ई हो रहा है या नहीं हो रहा, लॉ रेगुलेशन के साथ सब कुछ कंप्लायंस में है या नहीं है, एसेट सेफगार्ड है या नहीं है, और डिटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारे के सारे एरियाज के ऊपर जो कंट्रोल लगते हैं, मतलब ये सारे के सारे पूरे के पूरे हमारे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं, जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशंस, एसेट्स, कंप्लायंस, लॉ रेगुलेशन एंड एवरीथिंग। और सिंपल है, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर, कि ऑडिटर को ओपिनियन क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है क्या, कि इंटरनल कंट्रोल जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, सच एज द, जो हमारे किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले, जो सिंपल रिलेटेड टू ऑडिट वाले जो मेरे इंटरनल कंट्रोल्स हैं, मैं सिर्फ उसकी बात करता हूं, तो वो सारे हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये बहुत छोटी टर्म है, सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, ऊपर मतलब सारा का सारा एरिया आ जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है विच इज नॉट इंपॉर्टेंट एज ऑफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। और यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड हो जाता है खत्म। इसके साथ में ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं इसका एक पैरा और स्टैंडर्ड विच इज एस 265, जिसके अंदर हम डेफिशिएंसीज की बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल के अंदर, जो हमें कम्युनिकेट करनी होती हैं। अब इतना सब कुछ करा है, जो उसका काम भी यूज करा, सब कुछ यूज करा, तो कहीं ना कहीं मेरे हाथ में क्या आ जाएंगे उसका काम यूज करके, वो इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर डेफिशिएंसी, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ सही डिजाइन इंप्लीमेंट मेंटेन नहीं है, तो उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, उसके लिए एक लेटर ऑफ वीकनेस इज वन ऑफ द टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर एक छोटी सी चीज और बताऊं, लेटर ऑफ वीकनेस के ऊपर सीए फाइनल के अंदर क्वेश्चन आया था। सीए फाइनल के अंदर क्वेश्चन आया था, बड़ा सा क्वेश्चन बनाया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनाया था। वो क्वेश्चन भी करेंगे हम उस वाले स्टैंडर्ड के अंदर, कि जो इंटरनल, जो हमारा ये डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल के अंदर है, उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, और उसको फाइनल में पूछा गया, तो क्या वो इंटर में नहीं आ सकता? वही क्वेश्चन उठ के इंटर में आ जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है वो बात भी। क्लियर है? चलो जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।